हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आखिरी के कुछ दिन रह गए हैं, देखते देखते पूरा साल निकल गया है और ये वो टाइम आ चुका है जब हम ये सारी चीजें अपने आप को रिकॉल करवा दें जिनके भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है और जो हमें सीधा सीधा एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, उन डेट से एसोसिएटेड इवेंट्स या फिर अगर डेट से एसोसिएटेड कोई साइंटिस्ट है, कोई फुल फॉर्म है, कोई अच्छा इंपॉर्टेंट सेल है, कोई साइज है, कोई शेप है, तो जितनी भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी होती हैं पर वो कहीं पर जाकर खो जाती हैं, उनको अभी मैं आपको मेरे साथ रिकॉल करवाने वाली हूँ। तो बस सुनते जाना और सारी चीजें सीक्वेंस में याद आती जाएंगी, क्योंकि यही चीजें हमें एग्जाम में मिलेंगी। और तब ये नहीं होना चाहिए कि सुना सुना लग रहा है, तब ये होना चाहिए कि सुना सुना लग रहा है और तुरंत आप आंसर टिक लगा पाओ। तो फटाफट से अभी हम पूरा दिमाग एनसीईआरटी की 11th और 12th में पूरा चलाने वाले हैं। एक एक चैप्टर में जितनी भी ऐसी रटने वाली चीजें आई थी हम सब देखेंगे और अलग अलग सेक्शंस में ऑफकोर्स आपके लिए इसे मैंने डिवाइड किया है। तो शांति से बैठ जाओ, पूरी वीडियो कंप्लीट करनी है और सारी ये चीजें अभी यहीं पर रिवाइज कर कर जानी है मेरे साथ। ठीक है, पहला टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो है फुल फॉर्म्स का, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सीधा लिखी ही शॉर्ट फॉर्म होती है या एब्रीविएटेड फॉर्म होती है। ऐसा नहीं है वो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे आईसीजेडएन से। अब इन केसेस में वो फुल फॉर्म पूछ भी सकते हैं, लेकिन कई केसेस में वो सीधा सीधा आपसे ऑप्शन में पूछेंगे कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती और एक ऑप्शन पीपीएल होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सीधी सीधी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ऐसी जितनी भी चीजें 11th और 12th की एनसीईआरटी में कहीं पर भी लिखी हुई है सारी फुल फॉर्म्स यहाँ पर हमने इंक्लूड कर ली है। फटाफट से रिवाइज कर लो। लिविंग वर्ल्ड से शुरू करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में आपको ये दो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मिलेंगे, एक आईसीबीएन मिलेगी और एक आईसीजेडएन मिलेगी, है ना। आईसीबीएन इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीजेडएन इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये थोड़ा सा फोर और ऑफ वाला आपकी एनसीईआरटी ने कर रखा है, इसको देख लेना। खैर अब तो ये हट ही चुका है, अब यहाँ पर सिर्फ एक आईसीएन रह जाता है और ऑफ ही होना चाहिए, पर फिर भी हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा फोकस करते हुए ध्यान रख लेंगे एनीवे। ठीक है, सीडीआरआई ये हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जिसने हमें कौन सा ड्रग बनाकर दिया है, सहेली, जो पहला हमारा नॉन स्टेरॉइडल पिल है वो इन्होंने ही बना के दी थी, ओवर वर्ल्ड वाइड इन्होंने बनाकर दी थी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। फिर हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, वही पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हमारा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है और ट्रिपल लेयर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, बहुत छोटे साइज का है। फिर अपने पास आ रहा है एस। ये एस क्या बता रहा है, ये अपने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में है। कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में एंजाइम वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर इन्होंने वेलोसिटी ऑफ एंजाइम वी मैक्स लिया हुआ है और यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन ले रखी है और इस तरीके से कर्व बना रखे कि सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो जो एस है वो कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जस्ट इन केस आपसे एक्स और वाई एक्सिस पूछ ले तो एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में जीएफआर पढ़ते हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब ये जीएफआर कम हो जाता है तो इसको बढ़ाने के लिए आप रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करते हो। जीएफआर आपको कितना याद रखना है, 125 ml पर मिनट याद रखना है, 180 लीटर पर डे है। फिर भी यूरिन सिर्फ 1.8 लीटर्स मिलता है। तो जीएफआर बहुत बार डायरेक्टली यूज किया जाता है। पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है इसमें से कौन सा हार्मोन जीएफआर को कम करेगा, कौन सा हार्मोन जीएफआर बढ़ाएगा। तो पता होना चाहिए किसकी बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें। जेजीए ये भी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जेजीए कैसे बनता है, आपका डीसीटी जहां से एसोसिएट करता है एफरेंट आर्टरियोल से, डीसीटी जहां से एसोसिएट करता है एफरेंट आर्टरियोल से, वहां पर आपके कुछ सेल्स मॉडिफाई होके सिक्रीशन करने लगते हैं, स्पेशल मॉडिफिकेशंस बनाते हैं जिन्हें हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहते हैं। और यही हमें हार्मोन बना के देता है रेनिन। याद रखना ये जो रेनिन है ये सिंगल एन है, ये डबल एन नहीं है, ये गलतियां नहीं करनी है छोटी छोटी। और यही आगे जाकर आपको पता है जीएफआर बढ़ाने का काम करेगा, यही आगे जाकर आपका जीएफआर बढ़ाने का काम भी करने वाला है। ये पहले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर 2 में कन्वर्ट करेगा, फिर ये एल्डोस्टेरोन लाएगा। ये वही वाला सिस्टम है। तीसरा हार्मोन कौन सा था एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, एएनएफ। ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी लिखा हुआ है। एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक फैक्टर, इकलौता हार्मोन जो कि बीपी, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम कर रहा है। ये वैसोडाइलेटर होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है। एएनएफ इज एट्रियल, एट्रियल मतलब हार्ट, तो हार्ट की वॉल से रिलीज हो रहा है हार्मोन एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक फैक्टर। फिर कुछ और हार्मोन्स बता रखे हैं जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या कह रहा है, ये गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने के लिए कह रहा है। किसको कह रहा है, पिट्यूटरी को कह रहा है। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कौन बना के दे रहा है, ये हाइपोथैलेमस बना के दे रहा है, ये हाइपोथैलेमस बना के दे रहा है। ठीक है, फिर अपने पास आ रहा है जीएच, लिखा होगा बेटा जीएच, तो प्लीज ध्यान से देखना।
कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या वो GN लिख रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन लिख रहे हैं क्वेश्चन में, या फिर GH लिख रहे हैं। अगर वो GH लिख रहे हैं वो ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे होंगे, GN लिख रहे हैं गोनाडोट्रोपिन्स की बात कर रहे होंगे। ये जो GN अगर लिखेंगे यानी कि गोनाडोट्रोपिन्स की बात कर रहे होंगे। ये गोनाडोट्रोपिन्स कौन कौन से होते हैं तो आपको पता है, इसमें एक FSH आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक LH आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन अगर ये GN ना लिखकर GH लिख रहे हैं तो ये ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम याद रखना STH, ये भी याद रखना प्लीज प्लीज, ये आपको PYQ में मिल जाएगा, इसको भी याद रखना। STH इज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, दिस इज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये भी ग्रोथ हार्मोन को कह देते हैं, क्योंकि PYQ में है इसीलिए मैं मार्क करवा रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि GH भी लिखा हो सकता है, STH भी लिखा हो सकता है। वो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होगा, वो ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन हो गया। ये कहां से आ रहा है, AP एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। PRL ये आपका प्रोलैक्टिन की शॉर्ट फॉर्म होती है। प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन ये दोनों कहां से आ रहे हैं, इनफैक्ट ये तीनों TSH भी, ये तीनों कहां से सिक्रीट हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं। प्रोलैक्टिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन कहां जाएगा, मैमरी ग्लैंड्स पे क्या करवाएगा, मिल्क की फॉर्मेशन। TSH कहां जाता है, थायराइड ग्लैंड पे क्या सिक्रीट करवाता है, T3 T4, जिनको हम ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं, जो यहाँ लिखे हुए हैं। आपके थायराइड ग्लैंड के ये दो हार्मोन होते हैं, T3 और T4। ये किसके हार्मोन है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है। T3 इज ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 इज टेट्रा आइडोथायरोनिन। यही आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है। आपके थायराइड के पास जो ग्लैंड है ट्रैकिया की दोनों तरफ है, आपको पता है, उसमें फॉलिकल्स के सेल है, उसमें स्ट्रोमल टिश्यू है। जो उसके फॉलिकल के सेल्स होते हैं वो ये ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन बना रहे होते हैं, और बाकी सेल्स उसके अंदर TCT बना रहे होते हैं, यानी थायरोकैल्सिटोनिन। पीछे की तरफ 4 लोब्स होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड की, जो कौन सा हार्मोन बनाती है, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो ये TCT और PTH ये अलग से याद रखना, TCT इज थायरोकैल्सिटोनिन, PTH इज पैराथायरॉइड, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक। कभी मैच द फॉलोइंग आ गया तो ये आपको मैच करना होगा। थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करना, और पैराथोर्मोन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। तो दोनों उल्टा काम कर रहे होते हैं। एक पैराथायरॉइड ग्लैंड से आया, ये थायराइड से आया, दोनों थायराइड से रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है ADH। ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हो। ये कहां से रिलीज होता है, कहां से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने इसको स्टोर कर रखा था और इसको सिक्रीट किया, लेकिन इसको बनाने का काम तो हाइपोथैलेमस का था। और इसका काम क्या होता है, ब्लड यूरिन को कंसेंट्रेट करना, ब्लड में वापस वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना, यूरिन को कंसेंट्रेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने का काम ADH का होता है। इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी से आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। ये दोनों चीजें याद रखना, ये भी आपके काम आएगा। फिर आपके पास एक MSH आता है विच इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे तो ये रिलीज होता है मिडिल पिट्यूटरी से, लेकिन हम इंसानों में, हम ह्यूमंस में मिडिल पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी फ्यूज्ड होती है, तो हमारे लिए तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक अपने पास है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा है कि ये हार्मोन कहाँ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के पास, और उसको कहेगा कि अपने कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, मिनरलोकॉर्टिकोइड है, सेक्स कॉर्टिकोइड है, रिलीज करो। और ACTH खुद कौन रिलीज करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये सारे हार्मोन्स किसके हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के। ग्रोथ हार्मोन भी वहीं से आया है, प्रोलैक्टिन भी वहीं से आया है, TSH भी वहीं से आया है, ACTH भी वहीं से आया है, MSH भी वहीं से आया है। ADH पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। ये तीनों थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, और ये पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन होती है। सबकी शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए। फिर थोड़ा सा हमें प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में यहाँ पर बता रहे थे। एक यहाँ पर आता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको LHC कहते हैं। जब आप फोटो सिस्टम पढ़ते हो, चाहे आप फोटो सिस्टम 1 पढ़ते हो, चाहे आप फोटो सिस्टम 2 पढ़ते हो, यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन सेंटर होता है, इसको एंटीना भी बोलते हैं, जिसमें आपका क्लोरोफिल A रहता है। बाकी आपके सारे पिगमेंट्स, क्लोरोफिल B, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये पीछे इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। और इन एक्सेसरी जो पिगमेंट्स आपके पास है, ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए आप LHC वर्ड यूज करते हो। फिर आपकी C3 साइकिल और आपकी C4 साइकिल। आपकी C3 साइकिल में जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है वो RUBP है, 5 कार्बन का राइबोलोज बिसफॉस्फेट। CO2 लेता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है, किसके, TGA के। 3 कार्बन का एसिड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये पहला प्रोडक्ट है जो C3 साइकिल में बनता है। इसी की वजह से C3 साइकिल का नाम C3 साइकिल है, क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद रखना है। और सिमिलरली ये तो होगी C3 की बात। C4 का पहला स्टेप क्या है, एक PEP बैठा होता है,
वो CO2 को लेता है, PP खुद 3 कार्बन का था, एक CO2 लेते हैं, 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, और वो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए उस साइकिल का नाम C4 साइकिल रखा गया, क्योंकि पहला कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा था। OAA C4 साइकिल में भी होता है, और OAA याद है आपको, क्रेब्स साइकिल में भी होता है। पहली बार एसिटाइल कोएंजाइम को लेना है ना, और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन थे, इसके पास 4 कार्बन थे, मिलके ये लोग सिट्रिक एसिड बनाते हैं जो कि 6 कार्बन का होता है, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, लेकिन C4 साइकिल में ये पहला प्रोडक्ट है। ये भी हमको याद रखना है, C3 और C4 साइकिल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर आपके पूरे बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट एंजाइम, जिसके बारे में बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ते हो, प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हो, रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, एक ऐसा एंजाइम जिसके पास कार्बोक्सिलेज की प्रॉपर्टी भी है और ऑक्सीजनेशन की प्रॉपर्टी भी है। ये CO2 भी एसोसिएट कर सकता है सबस्ट्रेट से, O2 भी। इसको सबसे ज्यादा मनचला एंजाइम कहते हैं, और पूरे बायोस्फीयर का सबसे मोस्ट अबंडेंटली फाउंड एंजाइम यही होता है। NAD और NADP आपने इन दोनों चैप्टर में बहुत ज्यादा सुने। NAD बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी होता है, जहां पर बताया जाता है कि ये इसके अंदर विटामिन है, विटामिन B3 नायसिन, जो कि कोएंजाइम का काम कर रहा है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए, इसके चांस थोड़े से कम है, पर इसको आप कोएंजाइम में जरूर पढ़ते हो, और इतना याद रखना इसमें कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन B3 या फिर नायसिन। तो अगर ये फुल फॉर्म आपको याद नहीं भी हो रही तो इसकी फुल फॉर्म पूछे जाने के चांस थोड़े से कम है, पर विटामिन कौन सा ये जरूर याद रखना। फिर देखो अपने पास आता है कोएंजाइम ए, उसके लिए COA लिखते हैं। कोएंजाइम में आपने कहां पर पढ़ा? आपने एसिटाइल कोएंजाइम में भी पढ़ा। लिंक रिएक्शन पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, तो COA बोलते हैं, दैट्स फाइन। आपकी जो सिट्रिक एसिड साइकिल, आपकी जो क्रेब्स साइकिल है, उसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। TCA की फुल फॉर्म अगेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके अंदर सिट्रिक एसिड में, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको कहते हैं। ETC इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़िए, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट की पूरी चेन चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन पंप होता है, केमिकल ग्रेडियंट बनता है, केमिओस्मोसिस होती है, और ATP बनता है। याद है हमको? तो ETC हम वहां पर भी देखते हैं, ETC हम यहाँ पर भी देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी, रेस्पिरेशन में भी। फोटोसिंथेसिस वाले स्टेप से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है, रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना प्रोटॉन पंप कर रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, तो वो जो पूरा, और लोकेशन पूछ लेते हैं, ETC कहां पर चल रही है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चल रही है, आपको पता है। तो ETC क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहे हैं। फिर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में लास्ट में आपका RQ आता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। हालांकि मैंने PYQ देखा तो बहुत रीसेंट रिपीट नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन आया हुआ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व ओवर वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। कितना ये इवॉल्व हो रहा है और कितना ये आप कंज्यूम कर रहे हो, इससे आप RQ निकालते हो। और RQ1 होता है कार्बोहाइड्रेट का, इसीलिए वो मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट माना जाता है। और लेस देन 1, और ठीक है, लेस देन 1 होता है फैट और प्रोटीन का, इसीलिए वो उतने फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। जिसमें आपको ये भी पता है कि फैट का RQ 0.7 होता है और प्रोटीन का RQ 0.9 होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स का RQ 1 से ज्यादा होता है। ये कुछ चीजें याद रखनी है। 1 किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसको रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। फिर जो लास्ट चैप्टर आता है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी में, वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, जिसमें जो लास्ट हिस्सा है वो PGR है। PGR कौन है? प्लांट के हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इनको हम कहते हैं। उन्हीं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में 5 हार्मोन्स की बात की हुई है। किस किस की? ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है। ऑक्सिन अगर हम पढ़ते हैं तो हमको पता है कि हम नेचुरल ऑक्सिन भी पढ़ते हैं और हम सिंथेटिक ऑक्सिन भी पढ़ते हैं। ऑक्सिन को हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल कंपाउंड होता है वो। लेकिन 2 सिंथेटिक ऑक्सिन का भी नाम हम पढ़ते हैं, एक NAA और एक 2,4-D। नैप्थेलिन एसिटिक एसिड भी ऑक्सिन है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी ऑक्सिन है, और ऑक्सिन बीडी साइड की तरह काम करता है, जिसमें स्पेसिफिकली 2,4-D का नाम NCERT लिखती है। स्पेसिफिकली 2,4-D का ही नाम NCERT लिखती है कि ये बीडी साइड की तरह काम करता है, जिसमें भी ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये डाइकोट वीड्स को रिमूव करने का काम करता है। आई होप आपको सारी NCERT अपनी आंखों के सामने रिकॉल हो रही हो, याद आ रही हो। अच्छा, उसके बाद जिब्रेलिक एसिड आता है। जिब्रेलिक एसिड आपको पता है ये एसिड है, तो GA1 से GA100 तक है, पर GA3 को मेन माना जाता है, मोस्ट स्टडीड माना जाता है। ये अपना जिब्रेलिक एसिड आ गया। 11th में इतनी ही शॉर्ट फॉर्म्स थी। 12th की अगर मैं बात करूं तो पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर हम एंथर के अंदर मदर सेल देखते हैं, हम ओवरी के ओव्यूल में मदर सेल्स देखते हैं। तो जो फीमेल के केस में मदर सेल होती है वो मेगास्पोर मदर सेल होती है, और जो मेल के केस में होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है।
दोनों को एमएमसी लिख देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे तो बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बोल देते हैं, पर मेल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पीएमसी। पीएमसी कौन सी हो जाती है, पोलन मदर सेल हो जाती है, जो हमें पता है कि आगे जाकर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाने वाली है। और जो एमएमसी है वो मेगास्पोर मदर सेल हो जाती है, जो आगे जाकर हमको पता है मेगास्पोर बनाने वाली है। यहाँ पर एक मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बना पाएगी, यहाँ पर एक मदर सेल एक ही। ऐसा नहीं है 4 बनाएगी नहीं, 4 बनाएगी, पर 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, एक चैलिसल साइड वाली फंक्शनल होती है। तो अगर पीएमसी बोलेंगे तो पोलन मदर सेल की बात करें, एमएमसी बोलेंगे तो मेगास्पोर मदर सेल की बात करें। फिर पेन आप पढ़ते हो इसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। जब आपके पास एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक में आपको पता है कि यहाँ पर एंटीपोडल है, यहाँ पर सिनर्जिड और एग सेल है, यहाँ पर आपके सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, जब इनके पास आपका स्पर्म या मेल गैमेट आता है, उससे पहले ये दोनों फ्यूज होकर 2n बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और फिर इनके पास एक मेल का जो गैमेट है n, वो भी आता है, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं 3n, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाने वाला है। इस सेल को बोलते हैं, सेंट्रल सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, न्यूक्लियस को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम PEN पेन यूज करते हैं, वो हमको याद रखना है, ठीक है। एक सी पेन आप अलग पढ़ते हो, वो नाम है जो आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो, पेनेट्यूला गोर्गोनिया, वहां पर भी पेन वर्ड आएगा। लेकिन अगर ये शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज हो रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की बात करें। फिर अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स बता रखे हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से, जिसमें 2 मेन हार्मोन्स आपको बता रखे हैं, एक HCG और एक HPL। HCG क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यूरिन में आपको यही मिलता है जब आप ब्लड टेस्ट मतलब यूरिन टेस्ट करवाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन मिलता है। एंड देन देयर इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान आ रहे हैं, HCG HPL इनको कहते हैं। फिर अगला चैप्टर कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वहां पर एक फुल फॉर्म होती है RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। 1950s में 1951 में इंडिया में बहुत वाइडली इसको लाया गया था, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिससे हमने मैटरनल और इन्फेंट की मोर्टेलिटी कम करी थी और ग्रोथ रेट बढ़ाया था, इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस भी बढ़ाई थी। तो RCH की फुल फॉर्म हमसे पूछ सकते हैं। STD जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कौन कौन सी डिसीज कौन कौन सा पैथोजन है वो तो पूछेंगे, पर जो फुल फॉर्म है STD की वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे वेनरल डिसीजेस, तो उसके लिए VD लिख देते हैं, या फिर इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं तो RTI लिख देते हैं। ये सारे नाम STDs के ही होते हैं। हाँ, तो आप वेनरल डिसीज लिख दोगे, आप VD भी बोल सकते हो, आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी बोल सकते हो, तब आप इसको RTI बोल दोगे। इस चैप्टर में WHO का नाम बार बार आया, जो कि हमें सेंसस दे रहा है, पॉपुलेशन के बारे में भी बता रहा है, अवेयरनेस के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ जाएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये दोनों चीजें कि हम जो काम कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि जो मृत्यु ज्यादा हो रही है, जो डेथ ज्यादा हो रही है डिलीवरी के दौरान या प्रेगनेंसी में मदर की, या आफ्टर डिलीवरी मदर और इन्फेंट की, वो कम हो सके। तो हम काम कर रहे हैं कि MMR यानी मदर का मोर्टेलिटी रेट भी हम कम कर सके, और जो बच्चा पैदा हुआ है इन्फेंट, उसका मोर्टेलिटी रेट भी हम कम कर सके। तो ये मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं। IUD तो आपको याद रखना ही है, मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, 3 तरीके का याद है। लिपीज लूप है जो कि नॉन मेडिकेटेड IUD है, फिर हार्मोन रिलीजिंग IUD है जिसमें LNG20 और प्रोजेस्टा स्टर्ट आते हैं, और कॉपर रिलीजिंग IUD है जिसमें कॉपर T, कॉपर 7 एंड माइटिलोड 375 आता है। ये चीजें हो जाएंगी। देन वी हैव MTP 1971 में लीगलाइज हुई थी। अभी मैं वैसे ईयर्स भी याद करवाऊंगी, पर दूसरी बार रिवाइज हो जाएगा। तो 1971 में ये लीगलाइज हुई थी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लीगल मेथड बोल देते हैं इसको। देन ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो इनफर्टाइल कपल्स के लिए या स्टेराइल कपल्स के लिए आई है, जो उनको कंसीव करने में हेल्प करे, तो असिस्ट करिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART वर्ड यूज करते हैं, जिसमें भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स या फुल फॉर्म्स कह लो हमें याद करनी है। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात कर रहे हो, जिसमें बाहर लैब में एग और स्पर्म को फ्यूज करवा के जाइगोट बनाया गया, अब वो जाइगोट में क्लीवेज हुआ है और अभी वो 8 ब्लास्टोमियर से कम पे है, और उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब में। क्या फुल फॉर्म आती है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ऐसा तब होता है जब लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स का एम्ब्रियो होता है, तब, ठीक है। लेकिन अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का क्लीवेज कर चुका है, अब उसको फेलोपियन ट्यूब में नहीं भेजेंगे, अब उसको यूट्रस में भेजेंगे, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना, IUT लिखा हुआ है या IUI लिखा हुआ है, इतनी छोटी सी चीज की वजह से सिली मिस्टेक मत करना। अगर एम्ब्रियो का आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर की बात करते हो। इस केस में आपका एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का होता है, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का हिस्सा है बेटा। और एक होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये उस केस में है जब स्पर्म जो भी मेल डोनर है वो इंसेमिनेट अच्छे से नहीं कर पा रहा,
प्रॉब्लम वहां पर है, वो तब होता है। और इस केस के अंदर आप जानते हो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होना है वो तो बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होने वाला है, इन वीवो। आप तो सिर्फ स्पर्म्स का ट्रांसफर कर रहे हो। तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में स्पर्म्स या सीमन को अंदर भेजा जाता है फीमेल बॉडी में, और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है फीमेल बॉडी में। बहुत अलग टेक्निक्स है। यहाँ पर इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर इन विट्रो आपने लैब में एग और स्पर्म का फ्यूजन करवाया था। प्लीज ऐसी गलती मत करना, ठीक है। जब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है तो एम्ब्रियो की बात करें, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है तो स्पर्म, सीमन के ट्रांसफर की बात करें। हो रहा दोनों यूट्रस, वो बात अलग है। फिर अगर मान लो फीमेल, जो भी मेल या फीमेल गैमेट नहीं बना पा रहा, तो उस केस के अंदर गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। मेजर नियम फीमेल की बात करें कि हमने उसको जो ओव्यूलेशन के बाद एग आना था और वो फेलोपियन ट्यूब में जाना था और फिर स्पर्म उसका फर्टिलाइजेशन करता, तो वो एग हमने ट्रांसफर किया क्योंकि फीमेल बॉडी नहीं बना पा रही, तो गैमेट को हमने, फीमेल के गैमेट को उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, तो वो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर के अंदर यहाँ पर आ जाता है, विच इज गिफ्ट। तो गिफ्ट वाले केस में भी कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? बॉडी के अंदर, इन वीवो, क्योंकि आप उसको एग दे रहे हो, अब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। बाहर फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीधा एम्ब्रियो का ट्रांसफर करना या तो जिफ्ट में होता है या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में होता है। इन दिनों दोनों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ था, लेकिन इसमें और इसमें इन वीवो होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। फिर बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आती है। एक तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आपने देखा ही, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को AI बोल देते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। अगर मैं बायो की बात करूं तो बाहर अगर लैब में एग ले लिया है और न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस के अंदर हम स्पर्म को सीधा इंजेक्ट करें, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, सॉरी, हम स्पर्म को सीधा इंजेक्ट करें, तो वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। ये भी आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही कर रहे हो, ये भी आप लैब में कर रहे हो, आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हो। तो जब भी आप लैब में फर्टिलाइजेशन करवाते हो, एग और स्पर्म का फ्यूजन करवाते हो, उसको IVF कहते हैं। तभी तो IVF टेस्ट ट्यूब बेबी को IVF के नाम से प्रमोट किया जाता है, क्योंकि बाहर एग और स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, अब आप उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाते हो, वो ET में कहलाता है। ये एम्ब्रियो का ट्रांसफर दो तरीके का है, या तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर जिसमें हम ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, या फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जिसमें हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का पहला स्टेप होता है। फिर आप ET करवाते हो, यानी एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाते हो। इन दोनों तरीकों से ET क्वेश्चन में कम आएगा, ये और ये क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाएगा, बाकी सबकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया को SCAB बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन आने का चांस कम है। लिखेंगे तो पूरा सिकल सेल एनीमिया लिखेंगे, लेकिन फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए PKU बहुत बार यूज किया जाता है। दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज के अंदर आती हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपके पास प्लियोट्रॉपिक में भी आती है, ये आपके पास पॉइंट म्यूटेशन के अंदर भी आती है। और आप इसके अंदर और क्या पढ़ते हो बेटा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? तो ये आपका क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है और थैलेसीमिया आपका क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है, वो आप पढ़ते हो। सिकल सेल अनीमिया पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको भी पता है क्या आता है कि GAG था 6th नंबर का कोडोन, जो कि किस में कन्वर्ट हो चुका है, GUG में, और ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो चुका है, वैलीन में। तो क्वेश्चन तो देखो इससे वो आने वाला है, पर यहाँ पर फिर भी हम फुल फॉर्म्स को भी देख रहे हैं, तो एक बार हमने दोबारा से देख लिया। फिर हमारे पास 2 RNA बता रखे हैं जो जिसमें बच्चा भूल सकता है, एक SNRNA लिखा है, एक HNRNA लिखा है। SRNA नहीं लिखा है ना, ऐसा नहीं मैं कह रही कि 5S RRNA नहीं, SN लिखा है, इसको स्मॉल न्यूक्लियर RNA कहते हैं। ये आपकी NCERT में है, लिखा हुआ है कि RNA पोल 3 इसको बनाता है, RNA पोल 3 tRNA बनाता है, 5S वाला RRNA बनाता है और SNRNA बनाता है। ये RNA पोल 3 के बनाने का काम है, ठीक है। पोल 3 किसको बना रहा है, SNRNA को। और HNRNA हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, जो आगे जाकर मैच्योर RNA यानी mRNA में कन्वर्ट होगा, और इसको बनाने का काम आपको पता है कि RNA पोल 2 का होता है। इसको बनाने का काम RNA पोल 2 का होता है। ये HNRNA, इसमें स्लाइसिंग होगी, बाद में जाकर mRNA में कन्वर्ट होगा। ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, वो स्मॉल न्यूक्लियर RNA, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर सोल्यूबल RNA, सोल्यूबल RNA के लिए sRNA लिख देते हैं। प्लीज ध्यान रखना बेटा, जब आप 5S RRNA ऐसी चीज लिख रहे हो तो आप RRNA की बात कर रहे हो, राइबोसोमल RNA की बात कर रहे हो, और उस केस में जो S है वो सेडिमेंटेशन यूनिट है। अगर मैं S के बाद सीधा RNA लिख रही हूँ, बीच में ये R वर्ड नहीं आ रहा, तो ये सोल्यूबल RNA की बात करें। और सोल्यूबल RNA tRNA का दूसरा नाम होता है, सोल्यूबल RNA tRNA का दूसरा नाम होता है। ये बात आपको याद रखनी है, मैं दोबारा बता दूं आपको, प्लीज 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 ध्यान से देखना। ये जो भी आप पढ़ते हो, आप 23S RRNA पढ़ते हो, है ना, आप 28S RRNA पढ़ते हो, अलग अलग तरीके के हम RRNA पढ़ते हैं, 16S RRNA पढ़ते हो, तो उनके आगे आपको ये R वर्ड मिलेगा, वो RRNA है। बिना उस R वर्ड के सीधा ये छोटू S अगर आपको मिल रहा है, वो सोल्यूबल RNA है और वो tRNA का दूसरा नाम होता है।
यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, ये आपको आपके डीएनए के, आपको अपने आरएनए के दोनों तरफ मिल रहा है। ये 5 प्राइम पर भी प्रेजेंट होता है अपस्ट्रीम, ये 3 प्राइम पर भी प्रेजेंट होता है डाउनस्ट्रीम, और ये ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म को एफिशिएंट बनाने का काम करता है। खुद ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको एफिशिएंट बनाने का काम कर रहा है, उसके यूनिट में नहीं आ रहा। और ये खुद ट्रांसलेट नहीं होता, इसलिए इसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं यूटीआर। यूटीआई क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन, ये यूटीआर है, अनट्रांसलेटेड रीजन है। फिर मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में एक एचजीपी आता है हमारा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हमने पूरे हमारे जीनोम की सीक्वेंसिंग करी थी, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ गया। फिर इन्होंने दे रखा है ELSI विच इज एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। ये हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के लिए बात करते हैं कि बहुत सॉरी इनकी बात तो हम वहां पर भी कर लेते हैं। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में तो हम पढ़ती हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ये सिर्फ मतलब जीनोम का पता नहीं लगा रहा, एथिकल लीगल और सोशल इशू से भी डील कर रहा है। इस फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा कम आता है, मतलब इतना मैंने नहीं देखा है। एथिकल इश्यूज बायोटेक्नोलॉजी में भी आएंगे। एथिकल यूज मतलब व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वो वहां पर भी आता है। मतलब मोरल और एथिक्स की बात हो रही होती है, मोरल्स और एथिक्स की बात हो रही होती है, तो एलजीए वहां पर आ जाएगा। बैक याक आपको पता है दोनों क्लासमेट है, दोनों आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्लासमेट है, और बैक की मदद से हमने बैक्टीरिया के क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग करी है, याक की मदद से हमारे क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग याक की मदद से हुई है। तो जो पूरी जीन लाइब्रेरी बनाई जाती है उसमें बैक और याक का यूज किया जाता है। और याद रखना ये सबसे बड़े प्लाज्मिड है। इनका क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी में लिंक करके आता है कि प्लाज्मिड एक बहुत छोटा वेक्टर है, प्लाज्मिड से बड़ा वेक्टर होता है फैजमिड, कोसमिड, सबसे बड़े वेक्टर होते हैं बैक और याक, और बैक और याक में भी याक ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो हमारा डीएनए समेट रहा है ना, तो ऑफकोर्स एज ए प्लाज्मिड ज्यादा बड़ा है। और ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं क्योंकि हमें हमारे जीन के टुकड़ों को कहीं रखना था जीन लाइब्रेरी बना के, तो हमने यहाँ इनके क्रोमोसोम से प्लाज्मिड्स को बनाया। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये ह्यूमन की जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है बेटा। देन EST, जहां पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेथोडोलॉजीज बता रखी है, अप्रोचेस बता रखे हैं, वहां पर हमको बताया है कि एक अप्रोच हम ये कर सकते हैं कि हम वो जीन देख लें जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो प्रोटीन बना रहे हैं, और उसकी सीक्वेंसिंग कर लें, वो EST है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। पूरा देखा जाए तो पूरी एक बार तुमको बायो भी रिवाइज हो रही है इन्हीं फुल फॉर्म्स के थ्रू बेटा, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में आएगा। SNP भी हम कहां पढ़ते हैं कि 1.4 मिलियन लोकेशन है हमारे जीनोम में, जहां पर एक एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और यही बेस बनाता है पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। 1.4 मिलियन लोकेशंस पे है, मोर देन 1.4 मिलियन लोकेशंस पे है। SNP SNPs भी बोल देते हैं इसको कई बार, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और यही बेस बना रहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो ये भी आपने कर लिया। अच्छा फिर देखो VNTR, ये भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, की सेम रिपीट है लेकिन उन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं नंबर वैरी करेगा इसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से, तो VNTR कहते हैं। फिर IARI तो आपने कहां पर देखा होगा, जहां पर गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट की बात करते हैं माइक्रोब वाले चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से वो बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट रूरल एरियाज में बन पाया। तो उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक KVIC है बेटा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या ये उसी पेज पे आ गया? KVIC यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां आ गया KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये दोनों मिलके KVIC और IARI ने गोबर गैस प्लांट बनाया है जिसमें मीथेन, CO2, H2 ये सब आती है। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट की वजह से, ये T लिम्फोसाइट की वजह से। माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू कितना % बना रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कितना % माल्ट होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई एम वेटिंग फॉर दिस, ये तो मुझे सबसे पहले अभी जब वीडियो देख रहे हो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ कितना % पार्ट जो है वो माल्ट बना रहा है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू। और एक क्वेश्चन भी बताओ मुझे कि माल्ट में क्या पेयर्स पैचेस को इंक्लूड कर सकती हूँ, माल्ट में क्या पेयर्स पैचेस को इंक्लूड कर सकती हूँ या नहीं, और कितना % ये बना रहा है ये भी बताओगे, कितना % ये है ये भी बताओगे। एड्स आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स पूरा डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आप पढ़ते हो, किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA, तो HIV वायरस की वजह से हो रहा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसमें इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर एक डायग्नोस्टिक मेथड जो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में पढ़ते हो, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म तो सीधा सीधा पूछ ली जाएगी, और जब क्वेश्चन आता है तो वो ELISA से ही आता है। ELISA पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन से मेथोडोलॉजी पर ये बेस्ड है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर ये बेस्ड है। और फुल फॉर्म पूछेंगे तो फुल फॉर्म भी हमें पता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। नाको की फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछेंगे, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। NGO की फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछेंगे, NGO तो आपको पता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फिर ये मेथड हो गए कैंसर डिटेक्शन में, CT स्कैन, MRI। CT स्कैन इज कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें इमेज मैग्नेटिक जो है आप उसका यूज कर रहे हो, ठीक है।
और यहाँ पर तो एक्सरे होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी में, आपको पता है। एलएसडी आप ड्रग्स में पढ़ते हो, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड हेल्यूसिनोजन है, हेल्यूसिनोजन है, ठीक है, ये अलग से नाम आप पढ़ते हो। लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड ये हेल्यूसिनोजन में आएगा। एलएबी भी माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़ते हो, दही बनाने का काम कर रहा होता है, इसको एलएबी, इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। दही में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है? विटामिन B12 ज्यादा होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड ही आपको बना के देगा। और आप इसको पढ़ते हो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी, फर्मेंटेशन कर रहा है, वहां पर भी आप इसको पढ़ते हो, लैक्टिक एसिड बना के देता है, तो वो आ गया। एलएबी हमसे पूछ सकते हैं। फिर एसटीपी, ये भी माइक्रोब वाले चैप्टर में। एसटीपी क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप करा रहे हो, पानी को साफ कर रहे हो, रिवर्स में, नेचुरल वाटर बॉडीज में उस पानी को रिलीज कर रहे हो, तो एसटीपी है ना। एसटीपी के बारे में लिखती है एनसीईआरटी की सेंचुरी से ज्यादा यही प्लांट्स है जो पानी को साफ करके हमें दे रहे हैं। इसमें गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान बताया जाता है। यहीं पर एक टर्म आती है बीओडी, बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पोल्यूशन। और वैसे इसको मेजर कैसे करते हैं? 1 लीटर पानी लिया जाता है, उसकी गंदगी को साफ करने के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, उससे हम बीओडी को मेजर करते हैं। फुल फॉर्म पूछेंगे तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम चेक क्या करते हैं कि पहले डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कितनी थी और अब कितनी रह गई। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए डीओ लिखते हैं, डीओ से क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसे फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे नहीं। लिखा होगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वहां पे पूरा लिखा होगा, तो डीओ की टेंशन मत लेना। बीटी तो बहुत बार यूज होता है, बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टमेटो, पूरा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बीटी पे। बीटी क्या है? बैसिलस thuringiensis, उस बैक्टीरिया का नाम जिस बैक्टीरिया से आपने क्राइजीन लिया था। ये क्राइजीन क्राई प्रोटीन बनाता है, इंसेक्ट को मारने का काम करता है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, तो ये हमारा बीटी हो जाएगा, दैट इज बैसिलस thuringiensis। ये बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हो, ये माइक्रोब्स के बायो कंट्रोल में भी पढ़ते हो। फिर एनपीवी, एनपीवी भी माइक्रोब्स के बायो कंट्रोल में है। कहां पे? जो बायो कंट्रोल वाला पैराग्राफ है माइक्रोब्स वाले चैप्टर का, उसमें लास्ट में जाकर लिखे हुए हैं 2 नाम। एक फंगस बता रखे हैं ट्राइकोडर्मा, एक वायरस बता रखे हैं बैक्यूलोवायरस। ट्राइकोडर्मा को लिखा हुआ है कि वो थोड़ा ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम वाला इंसेक्टिसाइड है, लेकिन जो बैक्यूलोवायरस है वो बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक है। और लिखा हुआ है कि वो बैक्यूलोवायरस बिलोंग करता है जीनस एनपीवी को, विच इज न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। तो ये भी आपने कहां पढ़ा है? बायो कंट्रोल में पढ़ा है। अब ये तो पूछा जा सकता है बेटा, एनपीवी तो ऑप्शन में मिल सकता है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। और आप कहां यूज करोगे ऐसे वायरस और ऐसे फंगस का? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, जहां पर हम अनवांटेड इंसेक्ट को ना मारे, मतलब जो हमारे लिए नॉन टारगेट इंसेक्ट्स हैं उनको हम ना मारे, अनवांटेड नहीं बोलना चाहिए, नॉन टारगेट इंसेक्ट ना मरे, जो सच में नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ उनको मारा जाए, बाकियों को नहीं, और उनको मेंटेन किया जाए। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम इनका यूज करते हैं, उसकी फुल फॉर्म आईपीएम है। ये भी आप माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ते हो। ECOR1 आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट है, जो इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है, जो कि GAATTC है, प्लीज वो याद रखना। इस GAATTC के रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये 5 प्राइम से यहां पर लेकर 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से यहां पर लेकर 3 प्राइम, और ये कट G और A के बीच में लाकर स्टिकी एंड लाता है। नॉमेनक्लेचर कैसे होता है किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का? ये जो E वर्ड होता है ये जीनस से लिया जाता है, एस्चेरिया। जो CO वर्ड होता है वो स्पीशीज से लिया जाता है, कोलाई। और R वर्ड लिया जाता है स्ट्रेन से, इसके स्ट्रेन का नाम है RY13। और ये जो 1 है ये तो सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन है, पहली बार इसी को आइसोलेट किया होगा एस्चेरिया कोलाई से, इसीलिए ये ECOR1 है। अच्छा, एक और PYQ की चीज यहाँ पे रिवाइज करवा दूं मैं आपको। अगर आप ECOR5 की बात कर रहे हो, ये PYQ है बेटा, तो वो ब्लंट एंड देता है, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखी हुई और क्वेश्चन आया था सीधा सीधा कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ब्लंट एंड देता है, तो वो ECOR5 होगा। भगवान करे क्वेश्चन आ जाए, आपके काम आ जाए। अच्छा वेक्टर वो होता है जिसके पास खुद की ओराई हो, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ताकि मल्टीपल कॉपीज बन सके। PBR322, इसका डायग्राम आपको बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए। इसके डायग्राम को अभी हम 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे तो रिवाइज भी करेंगे, जिसमें कहां कौन सी साइट है आपको पता होना चाहिए। PBR322 क्या है? एक वेक्टर है, ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है जो हमने प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर बनाया है। तो ये प्लाज्मिड, जिसमें आपको पता है ये B और R क्या है? ये साइंटिस्ट के नाम है, बोलिवर और रॉड्रिगेज, जिन्होंने इस प्लाज्मिड को बनाया है। तो ये एक प्लाज्मिड है बेटा, ये एक वेक्टर है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं डिसआर्म्ड पैथोजन को वेक्टर की तरह यूज करूं, एक ऐसा पैथोजन जो प्लांट में बीमारी करता था लेकिन मैंने उसका डिसीज कॉजिंग जीन हटा के जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो उसे डिसआर्म पैथोजन कहते हैं। उस डिसआर्म पैथोजन में बहुत कॉमन एग्जांपल प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है और एनिमल के लिए रेट्रोवायरस है।
जब उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस वाले बैक्टीरिया को देखा गया तो उसमें एक प्लाज्मिड मिला था, टीआई प्लाज्मिड। ये वही प्लाज्मिड था जो बैक्टीरिया के अंदर था, और इसी प्लाज्मिड की मदद से बैक्टीरिया प्लांट में कैंसर करता था, ट्यूमर करता था। तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, और इस प्लाज्मिड का वो हिस्सा जो ट्यूमर कर रहा था उसको टीडीएनए कहते थे। तो हम बस टीडीएनए को हटाने लगे, इसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने लगे और प्लांट में भेजने लगे। तो टीआई प्लाज्मिड क्या है? वो प्लाज्मिड जो ट्यूमर करेगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टैग तो आपको बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पीसीआर से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। पीसीआर भी आप एप्लीकेशन में पढ़ते हो, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, ये किसने दी? ये भी एनसीईआरटी नहीं बताती, पर आपको पता होना चाहिए कि कैरी मुलिस ने दी। जो आपको पता होना चाहिए पीसीआर के बारे में वो ये कि 3 स्टेप है, डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। डायग्राम बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना आ सकता है। फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उस पीसीआर में काम करने के लिए एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था जिसको हाई टेम्परेचर पर रहना आता हो। वो पॉलीमरेज लिया गया था टैग पॉलीमरेज। वो टैग पॉलीमरेज का जो टैग नाम है वो टी से थर्मस और एक्यू से एक्वेटिकस करके एक बैक्टीरिया से लिया गया था, क्योंकि ऐसा बैक्टीरिया जो इतनी हाई टेम्परेचर पे रहता है कि इसके एंजाइम्स को भी हाई टेम्परेचर पे काम करना आता था बेटा। ठीक है, फिर जीएमओ आपके पास आते हैं। जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की मदद से बनाए हैं। जितने भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें आप जीएमओ कह सकते हो। आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस, इसको एक और नाम से जाना जाता है एमआरएनए साइलेंसिंग। यही एमआरएनए साइलेंसिंग का दूसरा नाम है, जिसमें हम आरएनए को आगे ट्रांसलेट नहीं होने देते। आरएनए बनता है पर उसका आगे ट्रांसलेशन नहीं होता। आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जब हमने आरएनए इंटरफेरेंस किया तो किसको रोकने के लिए किया? तो एक निमेटोड था मेलियोडिगाइन इनकोग्निशा, उसको रोकने के लिए किया। और उसको रोकने के लिए हमने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया या डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया? तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया। जितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है इसी से होता है। तो एमआरएनए साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई आते ही आपका दिमाग वहां जाना चाहिए। एडीए क्या है? एडिनोसिन डीअमाइनेज कर एक एंजाइम है। ये एंजाइम एक 4 साल की बच्ची में काम नहीं कर रहा था, उसका इम्यून सिस्टम अफेक्टेड था, तो हमें जीन थेरेपी करनी पड़ी थी। तो ये वही बच्ची है जिसको स्किड करके एक बीमारी थी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या यहाँ इन्होंने स्किड लिया? इन्होंने स्किड नहीं लिया, मैं लिख देती हूँ। स्किड नहीं लिया, स्किड इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी बेटा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये बीमारी थी उस 4 साल के बच्चे को, अशांति डिसिल्वा, जिसमें एडीए बनाने वाला जीन उसके लिम्फोसाइट में काम नहीं करता था, इम्यून सिस्टम अफेक्टेड था। रेट्रोवायरस की मदद से करेक्ट जीन उस पेशेंट के लिम्फोसाइट में डाला गया था। पहली बार जीन थेरेपी हुई थी। तो एडीए आपको आना चाहिए, स्किड से मैच करने को आएगा। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमें डर था कि कहीं हम ऐसे ऑर्गेनिज्म ना बना दें जो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स लाए और हमारे एनवायरनमेंट को खराब करे। तो उनको अप्रूवल लगेगा, सिर्फ तभी हम ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे जीएमओ को रिलीज करेंगे। एक कमेटी बनाई गई थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये बहुत बार पता है क्या करते हैं, जीईएसी की फुल फॉर्म पूछते हैं और अब जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी सेम लिखते हैं, अप्रूवल को चेंज कर देते हैं, अप्रोच कर देते हैं, अप्लाइड कर देते हैं और बच्चे गलती करते हैं। तो अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक ऑर्गेनिज्म रिलीज नहीं होगा, ऐसे याद रखना कि अप्रूवल कमेटी है। और चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि जेनेटिक पढ़ा, कमेटी पढ़ा, टिक लगा दिया, क्योंकि पहले ऑप्शन में अप्लाइड कमेटी लिखा होगा, आप अप्रूवल ढूंढना। ठीक है, फिर आगे आओ, आगे इकोसिस्टम वाला चैप्टर आता है, वहां एनपीपी जीपीपी की बात की जाती है। ये क्या है? प्रोडक्टिविटी, कि पर ईयर पर मीटर स्क्वायर के जो प्लांट्स है उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, है ना, क्योंकि प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया इसलिए ये प्राइमरी है और प्रोडक्टिविटी है। और आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है जो आपसे पूछा जाता है, इज जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। याद तो आपको ये रखना है। जीपीपी में से जो रेस्पिरेटरी लॉसेस है उनको हटाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एनपीपी मिलने वाला है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स कौन सी ज्यादा होगी? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा होगी। 2 फूड चेन आपको बता रखी है। जो लैंड पे आपके पास अच्छा घास को गोट ने खाया, उसको शेर ने खाया, वो ग्रेजिंग फूड चेन है। और जिस फूड चेन की शुरुआत ही मरे हुए ऑर्गेनिज्म से होती है उसको डीएफसी यानी डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। इनका तो पूरा नाम बहुत कम यूज किया जाता है, इनके तो क्वेश्चन ही शॉर्ट फॉर्म से आते हैं। एक चीज जो मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि लैंड पे मेजर कॉन्ड्यूइट ऑफ एनर्जी डीएफसी है। टेरेस्ट्रियल में या लैंड पे मेजर कॉन्ड्यूइट ऑफ एनर्जी डीएफसी है। एक्वेटिक में जीएफसी है, एक्वेटिक में जीएफसी होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ई कौन है? जिसकी शुरुआत, जिसके प्रोड्यूसर्स नहीं है, इसके पास प्रोड्यूसर्स नहीं है, तो इसकी स्टार्ट ही कहां से होती है? डेड ऑर्गेनिज्म से होती है। यहां से ये स्टार्ट होता है। और डीएफसी के पिरामिड्स कभी नहीं बनते, पिरामिड्स में इसको जगह नहीं दी गई है, ये पिरामिड्स की लिमिटेशन है, जबकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी में कॉन्ट्रीब्यूशन करती है डीएफसी।
ठीक है। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसी IUCN ने हमें बहुत सारा डेटा दिया है, हमें रेड डेटा बुक दी है, हमें बताया कौन सा ऑर्गेनिज्म इंडेंजर है, किसको बचाने की जरूरत है, ये सब वो सब। तो हमने सारी फुल फॉर्म पूरी 11th और 12th की रिवाइज कर ली और मुझे तो लगता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने रिवाइज कर लिए। ऐसे में अगला टॉपिक अभी आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ, वो है लर्निंग फैक्ट्स। चलो एक तरीके से ये समझो पूरी एनसीईआरटी के हम रिवीजन भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं सेल। बहुत जगह एनसीईआरटी में ऐसे सेल का नाम लिया हुआ है जिससे क्वेश्चन आए तो हमें पता हो कि किसकी बात करें। जैसे एक सेल दे रखा है हेटेरोसिस्ट, याद है आपको, इस तरीके से करके, क्योंकि यूनिसेल्यूलर होते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया लेकिन वो जुड़ के कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, उनपे कवरिंग है, म्यूसिलेजिनियस शीथ की कवरिंग है। आधे से ज्यादा सेल्स तो ये आपके पास ग्रीन कलर के हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। कुछ सेल इनके अंदर स्पेशलाइज थे ब्लू कलर वाले, जिनको हम क्या बोल रहे थे, हेटेरोसिस्ट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। तो हेटेरोसिस्ट वो स्पेशल सेल होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं, जिसके दो एग्जाम्पल है नोस्टोकोरेनाबिना, ये स्पेशलाइज सेल है। नोस्टोकोरेनाबिना आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। फिर पीपीएलओ जिसकी फुल फॉर्म आपने करी थी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसी का दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा है। ये आपका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। मैं इसके आगे फिर से पीपीएलओ लिख रही हूँ और एक और बात लिख रही हूँ, नो सेल वॉल। बहुत बार पीवाईक्यू में आया है, शायद इस बार भी आ जाए, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ये बिना ऑक्सीजन के रहता है, इसके पास 3 लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है। कोएनोसाइट, जब हम एनिमल किंगडम अभी रिवाइज कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया, अगर आप पोरीफेरा को देखोगे तो पोरीफेरा में बाहर की तरफ पोडोसाइट है, उसके अंदर की तरफ भी सेल की एक पूरी की पूरी लेयर होती है जो इनका यूनिक फीचर है, इनका स्पेसिफिक फीचर है। ये जो सेल होते हैं इनको कोलर सेल्स बोलते हैं और इनपे ना ऐसे फ्लैजिला निकला होता है, इनपे ऐसे फ्लैजिला निकला होता है और इसी फ्लैजिला की मदद से पानी की मूवमेंट हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम काम करता है। तो इन स्पेसिफिक सेल्स को कहा जाता है कोएनोसाइट। तो ये जो कोएनोसाइट है इनको कोलर सेल्स कहा जाता है। ये आपको पोरीफेरा यानी कि स्पंजेस में मिलते हैं और ये इनकी स्पंजोसील और कैनाल में वाटर की मूवमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। ये उसी की लाइनिंग जाकर यहाँ पर करते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है, इनमें फ्लैजिला होता है। फिर एक सेल अपने को बता रखे हैं नीडोब्लास्ट, बहुत जरूरी सेल है, उसको नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, उसको नीडोसाइट भी कहते हैं। ये सेल स्पेसिफिक फीचर है सिलेंट्रेटा का और इसी सेल की वजह से सिलेंट्रेटा की पूरी फाइलम को एक और नाम दिया जाता है, क्या, नाइडेरिया। इसी की वजह से सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी पे, इनके टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट जरूर होगा। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट इनके सेल का नाम होता है, लेकिन उस सेल के अंदर एक कैप्सूल होती है जिसको निमैटोसाइट कहते हैं। उसके अंदर एक कैप्सूल होती है जिसको निमैटोसाइट नहीं कहते बेटा, बिकॉज साइट वर्ड ना सेल के लिए यूज होता है। मुझे लग रहा है ये मिसप्रिंट हुआ है, साइट नहीं कहते क्योंकि साइट वर्ड तो हमेशा सेल के लिए यूज होता है। इट इज सिस्ट, निमैटोसिस्ट। जब ये साइट वर्ड यूज करेंगे ना तो ये सेल की बात करें, जैसे नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। जो अंदर कैप्सूल होती है उसका डायग्राम भी दे रखे एनसीईआरटी में, ऐसे शाफ्ट और धागा निकला हुआ है पूरा, वो निमैटोसिस्ट है, वो निमैटोसिस्ट है। ये किस में मिलेगा, ये सिलेंट्रेटा में मिलेगा। आगे चलो, आगे चलने में हमारे पास आ रहे हैं फ्लेम सेल। फ्लेम सेल को सोलेनोसाइट भी कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। ये मैं नाम यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि ये एनिमल किंगडम में नहीं है तो आगे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में है, पर ये है। इसको आप प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हो, इन्हीं को आप सोलेनोसाइट भी कहते हो, इन्हीं को आप सोलेनोसाइट भी कहते हो। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। मेजरली ये प्लेटीहेल्मिन्थस में मिलते हैं, लेकिन ये सिफेलोकोर्डेटा में भी मिलते हैं। आप आगे पढ़ते हो कि ये सिफेलोकोर्डेटा में भी मिलते हैं, ये रोटीफर्स में भी मिलते हैं। ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। तो बहुत स्पेशल सेल है जो ऑस्मो रेगुलेशन करवाएगा। मेजरली एनिमल किंगडम में लिखा हुआ है कि ये फ्लैटफॉर्म यानी प्लेटीहेल्मिन्थस में मिलता है, पर ये सिफेलोकोर्डेटा में भी मिलता है। फिर हमें स्टैटोसिस्ट बता रखे हैं। नॉर्मली हमें बताया जाता है कि स्टैटोसिस्ट हमें आर्थ्रोपोडा में मिल रहा है और ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। मिलता तो ये और बहुत सारी फाइलम में जो लिखती नहीं है एनसीईआरटी पर मिलता है। खैर आपसे पूछा नहीं जाएगा ये कहाँ मिलता है, आपसे पूछा जाएगा करता क्या है। तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन है जो बैलेंस देता है। जब कभी स्टैटोसिस्ट दिखे मतलब पक्का बैलेंस की बात कर। फिर थोड़ी सी बॉटनी देखो, रूट हेयर के बारे में हमको बता रखे हैं। हमें पता है जोन ऑफ मैचुरेशन में मिलेगा। रूट हेयर का काम होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। यूनिसेल्यूलर होती है मेरे पास रूट हेयर, पूछेंगे तो हम जानते हैं। गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल्स है ना, इन दोनों के बारे में आप जानते हो। ये स्टोमेटल पोर पे आपके पास प्रेजेंट है। आपके पास इस तरीके से जो है, आपके पास इस तरीके से पोर के अराउंड 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मोनोकोट्स में डंबल शेप के होते हैं, डाइकोट्स में इस तरीके से बीन शेप के होते हैं। गार्ड सेल्स स्टोमेटल अपर्चर के दोनों तरफ होते हैं, पोर को सराउंड करते हैं। ये बीन शेप भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रासेस या मोनोकोट में डंबल शेप होते हैं। इनके अराउंड आपके पास सब्सिडियरी सेल्स होते हैं। इनके अराउंड जो आपके पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब्सिडियरी सेल्स होते हैं।
few epidermal cells in the vicinity of the guard cell। ये थोड़े स्पेशलाइज हो गए, शेप और साइज इन्होंने ले लिया, इनको हम सब्सिडरी सेल्स करें। तो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बाहर हमारे पास सब्सिडरी सेल्स है। फिर हमारे पास बंडल शीथ सेल्स हैं। बंडल शीथ सेल्स के बारे में हम कहां पर पढ़ते हैं? हम C4 प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं। C4 प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर इस तरीके से पूरे सर्कुलर वे में, क्रैंस एनाटॉमी में पढ़ते हो ना, तो वेस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर जुड़े हुए आपस में सर्कुलर। आप वैसे इसको ऑफ कोर्स जो आपकी एनाटॉमी है वहां पर भी पढ़ते हो, पर हम C4 में ज्यादा इसका थोड़ा सा काम देखते हैं कि बंडल शीथ सेल्स है, बहुत आपस में जुड़े हुए हैं, थिक वॉल्ड है क्योंकि गैस का ट्रांसपोर्टेशन हमको अलाउ नहीं करना, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, आपस में बहुत पास पास चिपके हुए हैं। और आपके C4 प्लांट्स के अंदर, इन्हीं के अंदर हमने रुबिस्को को छुपा के रखा होता है ताकि उसको गलती से भी ऑक्सीजन ना मिल जाए, और यहीं पर हम C3 साइकिल चला रहे होते हैं। तो हमारे बंडल शीथ सेल्स हमेशा थिक वॉल्ड होंगे, वेस्कुलर बंडल के अराउंड होंगे, इस तरीके से मिलेंगे। बलीफॉर्म सेल्स ये भी हम देखते हैं ग्रासेस या मोनोकोट में एडैक्सियल सरफेस पे मिलते हैं। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ये होते हैं, ये वाटर मोटर सिग्नल का काम कर रहे होते हैं ना, पानी के बारे में आपको बता रहे होते हैं। बलीफॉर्म हो गया आपके पास, व्हाइट है, लार्ज है, एम्प्टी है, कलरलेस है। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट हमारे पास कार्टिलेज के सेल को कहते हैं, कार्टिलेज के मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहते हैं। बोन है, मतलब जो प्रोटीन्स मिल रहे हैं वो कॉन्ड्रिटिन प्रोटीन्स है, बोन्स में ओसिन प्रोटीन्स मिल रहे हैं, ठीक है। कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे, कार्टिलेज बनाने वाले सेल को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहेंगे, कार्टिलेज तोड़ने वाले सेल को कॉन्ड्रोक्लास्ट कहेंगे। वैसे ही बोन बनाने वाले सेल को बोन के सेल को ओस्टियोसाइट कहा जाता है। साइट मतलब सेल, और हमेशा याद रखना कॉन्ड्रो वर्ड कार्टिलेज के लिए होगा, ओस्टियो वर्ड बोन के लिए होगा। तो ओस्टियोसाइट बोन के सेल्स है, ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाने वाले सेल है, ओस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ने वाले सेल, तो वो आ जाता है। न्यूरोग्लियल सेल, अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है कि न्यूरॉन तो है जिसमें साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट, ठीक है, उसके सिवा मोर देन हाफ वॉल्यूम जो उस न्यूरल टिश्यू का है वो सपोर्टिंग सेल्स बनाते हैं, जिन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। इनका काम प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का होता है। इसी में आपके पास एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल और ओलिगोडेंड्रोसाइट आते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस सेल का ओलिगोडेंड्रोसाइट है, और आपके सीएनएस में यही ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ बनाने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है। और न्यूरोग्लियल मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू बनाते हैं, याद रखना। जेजी सेल्स अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखे थे जब अपने फुल फॉर्म देख रहे थे, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो जेजी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है, यही रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन बना रहे हैं। रेनिन का काम क्या है? जब जीएफआर कम हो जाता है उस जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से आरबीसी प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन करवाएगा। देन न्यूरोसिक्रीटरी सेल, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक न्यूरॉन है और वो सिक्रीशन कर रहा है। ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल कहाँ मिलेगा? हाइपोथैलेमस में मिलेगा। हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल का न्यूक्लियस है, आपको हाइपोथैलेमस में मिलता है, हार्मोन बनाता है। हाइपोथैलेमस कौन कौन सा हार्मोन बनाता है? एक तो वो रेगुलेटरी हार्मोन बनाता है जो स्टिम्युलेटिंग और इनहिबिटिंग होते हैं, जो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजता है बाय हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और दूसरे वो कुछ हार्मोन बनाता है जो वो सीधा सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देता है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। आई होप रिकॉल हो रहा हो, जितना हो सके चीजें अभी समेट लो, ताजी ताजी याद रखोगे तो जब क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे सीधा, है ना। तो वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हो गए। फिर हमारे पास एडिपोसाइट्स हैं। एडिपोसाइट्स हमारे फैट के सेल्स हैं। वो हमें एडिपोस टिश्यू के अंदर जो सेल मिलते हैं, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हो और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हो। किसमें? लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो एडिपोस टिश्यू में एडिपोसाइट है जो फैट स्टोरेज का काम करेंगे। फिर पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल, ये कहां पढ़ते हैं हम? ये हम पढ़ते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में, सेल्यूलर बैरियर में। आप पढ़ते हो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। तो जब आप सेल्यूलर बैरियर्स पढ़ रहे होते हो वहां पीएमएनएल भी पढ़ते हो, वहां एन के सेल्स भी पढ़ते हो। तो स्पेशल तरीके के सेल्स है, ये एक तरीके का एक्चुअली न्यूट्रोफिल ही है, फेगोसाइटोसिस में काम करेगा। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मैक्रोफेज क्या है? मोनोसाइट बड़े होकर मैक्रोफेज बनाते हैं, ये आपके टिश्यू में मिलते हैं और ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। आपके जो WBC थे मोनोसाइट, उन्होंने ही मॉडिफाई कर मैक्रोफेज बनाया, और वो डायपिडेसिस करके टिश्यू के अंदर गए और वहां पर जाकर वो फाइट कर रहे हैं, वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। तो ये भी सेल है, तो ये भी सेल्यूलर बैरियर में आएगा। पीएमएनएल भी सेल्यूलर बैरियर में आता है, एनके सेल्स भी आते हैं, मैक्रोफेजेस भी आते हैं, मोनोसाइट्स की मॉडिफिकेशन है। फिर इनर सेल मास, ये आप एम्ब्रियो के अंदर बात करते हो। जब आप एक एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में देखते हो तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में कुछ ब्लास्टोमियर्स इस तरीके से बाहर लेयर बनाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, जैसे एलेंटोइस, जैसे एमनियोन, जैसे योग सैक। और यहाँ पर आपको बहुत सारे सेल्स अंदर एक गुच्छा बनाकर एक साथ देखने को मिलते हैं, इनको बोला जाता है आईसीएम या फिर इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास है इसी से पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनने वाला है, मतलब इसी से एंडोडर्म,
इसी से एक्टोडर्म, इसी से मीजोडर्म, सारी जो भी जर्मिनल लेयर्स हैं वो ये बनाएगा, सारे टिश्यू और ऑर्गन को ये बनाएगा। इसके पास पोटेंसी है कि ये पूरी पूरी बॉडी बना सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टोटीपोटेंट बोला जाता है। टोटल पोटेंसी इसके पास होती है। तो आपने जितने भी इंपॉर्टेंट सेल्स थे सारे कर लिए, जो भी ऐसे सेल का कहीं नाम आ रहा था, मैक्रोफेज, पीएमएन, जो भी सेल का नाम आ रहा था आपने सारे रिवाइज कर लिए। अब जहां जहां एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट शेप्स दे रखी है, अच्छा इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप कैसी है, वो रिवाइज करते हैं। चलो उन शेप्स को भी रिवाइज कर लेते हैं और मैं बता देती हूँ कहाँ जरूरी है कहाँ जरूरत नहीं है। पॉलन ग्रेन स्फेरिकल हमको पता है, ओके। न्यूक्लियोलस भी स्फेरिकल होता है। सेंट्रियोल तो हम बनाते इस तरीके से है ना, इस तरीके से तो बनाते हैं, तो ये तो हमें पता है कि सिलेंडर जैसे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे से न्यूक्लियस के पास, तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं। और वैसे जो आपका सेंट्रियोल है 9+0 अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम इस तरीके से बनाते हैं, याद है, बहुत सारे क्रिस्टे इस तरीके से बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, सोसेज शेप, वो भी सिलेंड्रिकल है। आरबीसी हमारी राउंड और बाइकनकेव होती है, हमको पता है। मीजोफिल सेल हमारे राउंड और ओवल है, ये तो स्पेसिफिकली लिखा है सेल वाले चैप्टर के एनसीईआरटी में। ट्रैकिड्स हमारे इस तरीके से लंबे लंबे हैं, एलोंगेटेड है। कॉल्यूमनर एपिथेलियम टॉल और स्लेंडर होता है। वहीं अगर मैं बोलूं क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो वो क्यूब लाइक होता है। इन्होंने सिर्फ कॉल्यूमनर लिया क्योंकि इन्होंने सेल वाले चैप्टर से लिया होगा, लेकिन आपको पता है जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है वो टॉल और स्लेंडर होता है, न्यूक्लियस एट द बेस होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक होता है, और जो स्क्वैमोस एपिथेलियम है उसके सेल्स फ्लैट होते हैं। तो मुझे तो सबकी शेप पता है, अलग अलग शेप है, ये भी हमें पता है, ये भी एलोंगेटेड है, ये भी हमको पता है। डब्ल्यूबीसी की उबड़ खाबड़ शेप है वो अमीबॉइड होता है। नर्व सेल हमारा सबसे लंबा लेकिन ब्रांच्ड है, उधर एक्सॉन की ब्रांचेस निकल रही हैं उसके टर्मिनल, उधर डेंड्राइट्स की ब्रांचेस निकल रही हैं, तो सबसे लंबा सेल भी ये हो जाता है, ब्रांच में भी वो हो जाता है। फिर हमारी हेनली लूप, याद है आपको, ये हमारी बॉमन्स कैप्सूल ऐसे कप शेप्ड होती है। बॉमन्स कैप्सूल से कॉन्वोल्यूटेड पीसीटी जिसमें आपका ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। फिर आपकी लूप ऑफ हेनली आती है, तो ये जो लूप ऑफ हेनली है इसको बोला जाता है लाइक अ हेयर पिन बेंड, वो जो यू शेप जूड़ा पिन आती है ना वैसे, तो हेयर पिन बेंड। फिर यहाँ से आपकी डीसीटी आती है और वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, और वहां से फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है, तो हेयर पिन बेंड हो गया। आपकी स्प्लीन और किडनी दोनों ही बीन शेप्ड है। किडनी तो सबने देखी है, हमको पता है कि बीन शेप्ड है, स्प्लीन भी बीन शेप्ड है। फिर हमारे पास आ रहा है थाइमस। थाइमस हमारा लॉब्ड ऑर्गन है। थाइमस ग्लैंड है जो कि स्टर्नम के नीचे एओर्टा के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो इम्यूनिटी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये भी आपके प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन में आता है, तो ये लोब्ड है। पटेला आपकी ये घुटने की हड्डी कप शेप्ड होती है, पटेला कप शेप्ड होती है, ठीक है, ओके। नहीं पूछा जाएगा वैसे बट ओके। बॉमन्स कैप्सूल भी कप है। बॉमन्स कैप्सूल अभी मैंने ऐसे बनाया ना इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं डबल वोल्ड है और कप जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये भी कप हो गया, ये भी कप हो गया। हार्ट का साइज, अब यहाँ पे एक्चुअली शेप नहीं बोल रहे, साइज बोल रहे, लाइक अ क्लेंच्ड फिस्ट, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना ही बड़ा उसके हार्ट का साइज होता है, तो लाइक अ क्लेंच्ड फिस्ट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका राइट और लेफ्ट शिफ्ट पे क्वेश्चन आता है। और ये कर्व कैसा है, ऐसा सिग्मॉइड है। अगर ये लेफ्ट साइड जाता है तो ये एसोसिएशन दिखा रहा होता है, अगर ये राइट साइड जाता है तो डिसोसिएशन दिखा रहा होता है, तो ये सिग्मॉइड होता है, ये पूछ लेते हैं। फिर डायफ्राम, थोरैसिक केज की बात करो तो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम है, लेटरली रिब्स है, वेंट्रली स्टर्नम है, एंटीरियर पोर्शन पे क्लेविकल है, और पोस्टीरियर पोर्शन पे डायफ्राम है। वो डायफ्राम सिर्फ मैमल्स का फीचर होता है और इस तरीके से डोम शेप्ड होता है, तो वो मेरे पास डोम शेप्ड है। मसल 3 तरीके की पड़ी है, वॉलेंट्री वाली स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। जो स्केलेटल है और जो कार्डियक है वो दोनों ऐसे सिलेंड्रिकल होती है, कार्डियक वाली ब्रांच होती है और वो दूसरी स्केलेटल नहीं होती। लेकिन स्मूथ मसल कैसी है, ऐसे स्पिंडल शेप्ड या फ्यूजिफॉर्म, दोनों तरफ से एंड इसके फ्यूज करते हैं, तो वो फ्यूजिफॉर्म कहते हैं उसको, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म कह सकते हैं। रूट हेयर थ्रेड लाइक है, रूट कैप थिम्बल लाइक है। फ्रॉग की टंग, मैंने बताया ना बहुत बार ऐसे बाहर निकालता है टंग, इंसेक्ट को रोल करके खा जाता है, और जब अपनी टंग बाहर निकालता है इस तरीके से दिखती है आपको, 2 लोब दिखते हैं, बाई लोब है। आपकी रिब्स कैसी है, बाइसेफेलिक, क्योंकि जब वो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है तो 2 मुंह होते हैं, उसको बाइसेफेलिक कहते हैं, तो वो भी याद रखना, ये बाइलोब्ड हो गया। अच्छा, अब आपका पोलन ग्रेन, जब आपका पोलन ग्रेन बनता है वो एन वाला पोलन ग्रेन बनता है, फिर वो माइटोसिस करता है। पहले जब वो माइटोसिस करता है एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल और एक छोटा सा जेनरेटिव सेल बनाता है। उस बड़े से वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो काफी उबड़ खाबड़ इरेगुलर होता है, और इस जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। तो ये पोलन ग्रेन के दोनों सेल्स की बात कर रहे हैं, ये एक वेजिटेटिव है उसका इरेगुलर न्यूक्लियस है, एक जनरेटिव है जिसमें स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है, ये आगे जाकर फिर 2 मेल गैमेट बनाते हैं, है ना, तो ये उनकी बात करें, प्लीज याद रखना। कॉकरोच में आपको ओमेटिडिया मिलती है, कहां मिलती है ओमेटिडिया, उसकी कंपाउंड आईज में। मैंने बताया था यहाँ पर भी 2000 ओमेटिडिया, यहाँ पर भी 2000 ओमेटिडिया, ये आईज के टुकड़े हैं, और ये सारी ओमेटिडिया ऐसी हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल होती है। इधर भी वो 2000 इमेज बनाता है आपकी, इधर भी 2000, मोज़ैक विजन, नॉक्टर्नल विजन जिसको हम कहते हैं, तो इसलिए सेंसिटिविटी ज्यादा, रेजोल्यूशन कम। एंथर, बाइलोब्ड और डाइथिकस अपने पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि डाइथिकस और एक में बाइलोब्ड है तो टोटल लोब कितने हो जाते हैं, 4, टोटल साइज कितनी हो जाती है, 4, इस तरीके से आप बनाते हो उसको।
तो इसके शेप को लिखा हुआ एनसीईआरटी ने टेट्रागोनल, जिसमें सारी कवरिंग है। आपको पता है आपके पास एपिडर्मिस है, आपके पास एंडोथीशियम है, आपके पास मिडल लेयर है, आपके पास टेपेटम है, चारों लेयर्स मुझे पता होनी चाहिए। टेट्रागोनल होता है एंथर, जिसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर आपके माइक्रोस्पोर्स तो बनने। फिर कॉटलीडन, अगर मैं डाइकोट की बात करूं तो 2 कॉटलीडन है। मोनोकोट की बात करें तो एक कॉटलीडन रिड्यूस हो जाता है और दूसरा कॉटलीडन उसको शील्ड करता है, लाइक जब हम स्क्यूटलम नाम देते हैं तो उसको हमेशा बोला जाता है कि अगर कभी ग्रास या मेज में कॉटलीडन देखोगे तो वो शील्ड शेप का होता है, ऐसे शील्ड करने का काम करता है ना, स्क्यूटलम बोलते हैं उसको। ब्रायोफाइट में जो आर्किगोनियम होता है वो कैसा है, वो फ्लास्क शेप है। रिवाइज करते जाओ। मोलस्क में गिल्स मिलते हैं, मोलस्क में जो गिल्स मिलते हैं वो उसकी स्किन और मेंटल के बीच में जो मेंटल कैविटी है उसमें मिलते हैं, मेंटल कैविटी है उसमें मिलते हैं। इन गिल्स को स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है टिनिडिया, और ये फेदर लाइक गिल्स होते हैं, इसलिए ये फेदर लाइक वर्ड यूज किया हुआ है क्योंकि ये पीवाईक्यू में रिपीटेड भी है। यही गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद करते हैं। मोलस्क के मुंह में फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि इनको फीडिंग में मदद करता है। ये फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन को रेड्यूला कहा जाता है। फिर जब हम मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, किसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जब वो रिकॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है, डिप्लोटीन में सारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, उस एक हिस्से से वो फिर भी जुड़े हुए रह जाते हैं जहां पर उन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया था। तो उस एक हिस्से पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं कायस्मेटा, और इस कायस्मा का टर्मिनलाइजेशन होता है डायाकाइनेसिस में जाके, तो कायस्मा एक्स, आप ऐसे कायस क्रिसमस एक्स याद रखना। टेस्टिस और ओवरी की अगर मैं बात कर लूं तो टेस्टिस ओवल है, अब यहाँ स्फेरिकल नहीं बोल रहे, उसको ओवल बोल रहे, और ओवल ही होती है टेस्टिस। यूट्रस को उल्टा नाशपति इन्वर्टेड पेयर इस तरीके से कहा जाता है क्योंकि यहाँ फंडस बड़ी है और फिर वो नैरो हो रहा है, तो उल्टा नाशपति या इन्वर्टेड पेयर उसको कहते हैं। फिर फिम्ब्री और क्लिटोरिस की बात कर रहे हैं। फिम्ब्री कहाँ है, जहां पर आपके फेलोपियन ट्यूब की आप बात कर रहे हो तो इनफंडिबुलम के आगे आपके पास फिम्ब्री है एग को पकड़ने के लिए, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्लिटोरिस है। दोनों ही फिंगर लाइक है, दोनों ही फिंगर लाइक है। क्लिटोरिस आपके जंक्शन पर प्रेजेंट है, किसके जंक्शन पर प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर प्रेजेंट है, यूरेथ्रा के ऊपर। क्लिटोरिस हो गया होमोलोगस टू पेनिस इन मेल, है ना, तो वो यहां पर आ गया, ठीक है। फिम्ब्री और क्लिटोरिस फिंगर लाइक में चले जाएंगे। वासा रेक्टा और हायोइड बोन, अब ये वासा रेक्टा क्या है, जो आपने ये बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ये जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इधर ग्लोमेरुलस आती है, एफरेंट आर्ट्रियोल आती है, वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी में टूटती है ग्लोमेरुलस, वहां से इफरेंट आर्ट्रियोल आती है। ये इफरेंट आर्ट्रियोल यहां से निकलकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है, और उसमें से एक कैपिलरी अराउंड द लूप ऑफ हेनले सीधी सीधी इस डायरेक्शन में जाती है लेकिन उल्टा, तो वो बनाती है वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा का शेप कैसे हुआ, यू। आपकी हायोइड बोन, जो अब एनसीईआरटी ने करेक्ट कर दिया कि स्कल का हिस्सा नहीं है, स्कल में सिर्फ 22 बोन्स आपको याद रखनी है। वो हायोइड बोन एक ऐसी बोन है बेस ऑफ बकल कैविटी पे और किसी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, वो भी यू शेप की होती है। वासा रेक्टा भी यू शेप की है। लूप ऑफ हेनली आपने हेयर पिन फॉर्म में पढ़ी थी, ठीक है। फिर आपका वेरुल्स पर्ल का लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, 2 ग्रोथ कर्व है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है, एक थोड़ा लॉजिकल वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और एक एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व। जब एक्सपोनेंशियल है मतलब रिसोर्स लिमिटेड ही नहीं है, तो वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो जे शेप बनता है। लेकिन जो लॉजिस्टिक है वो बता रहा है कि एक टाइम के बाद रुकेगी ग्रोथ, तो वो एस शेप आएगा, वो सिग्मोइड आएगा। ये सिग्मोइड है, ये जे शेप्ड है। फीमेल कॉकरोच की अगर मैं बात करूं तो उसका 7th स्टर्नम बोर्ड शेप्ड है, उसके अंदर क्योंकि जेनाइटल पाउच बन रहा है तो उसमें 7th, 8th और 9th स्टर्नम आता है और 7th वाला बोर्ड शेप्ड होता है। एंटीना मिलेगा कॉकरोच में आपको, धागे जैसे होते हैं, वो भी धागे जैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, फिलीफॉर्म एंटीना कहते हैं उनको। और एनल स्टाइल, ये पता है बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि ओनली मेल कॉकरोच में मिलेगा, ओनली मेल कॉकरोच में आपको एनल स्टाइल मिलता है, जो फीमेल में नहीं मिलता, वो भी थ्रेड लाइक होता है, वो भी थ्रेड लाइक होता है। देन 3 चीजें जिनकी शेप ट्रायंगुलर है कॉकरोच में, जो बताया जाता है उसका सिर उसकी बॉडी से 90 डिग्री पर होता है, वो भी ट्रायंगुलर होता है। फ्रॉग में एक ऑर्गन बताया जाता है साइनस विनोसस, उसकी एट्रिया से पहले, राइट एट्रिया से पहले, वो भी ट्रायंगुलर होता है। और आपकी स्कैप्यूला, इधर क्लेविकल है, कॉलर बोन है, और यहाँ पर ट्रायंगुलर बोन होती है, स्कैप्यूला डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, वो भी ट्रायंगुलर होती है। स्कैप्यूला भी ट्रायंगुलर होती है, साइनस विनोसिस भी, और कॉकरोच का हेड भी। फिर जो आपका आखिरी चैप्टर है विच इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, वहां पे बता रखे जैसे जैसे एरिया बढ़ता है तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी मिल रही है वो बढ़ रही है। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने बताई थी, उन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का एक कर्व बनाया था जिसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो S = CA⁻Z, और शेप बताई थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बना कुछ इस तरीके से रखा है जिसमें हमें पता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता नहीं है,
हमें पता है, हमने उसको डिस्कस भी किया था कि ये कंट्रोवर्सी है, पर ऐसा सा डायग्राम हमको मिलता है, ये फॉर्मूला हमको मिलता है। और ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का था, वो बेहरूल्स पर्ल था। साइंटिस्ट के नेम थोड़े से याद रखते होंगे, ठीक है। तो आपने शेप भी देख ली, शेप के बाद अगली चीज क्या देखनी होती है, साइज। तो साइज रिवाइज कर लो। पॉलन ग्रेन का साइज बता रखा है 25 से 50 माइक्रोमीटर। आरबीसी का डायमीटर बताया जाता है 7 माइक्रोमीटर। जो सबसे छोटा सेल है जो आपका माइकोप्लाज्मा है, वो 1 माइक्रोमीटर भी पूरा नहीं है, वो उससे छोटा है 0.3। और जो वायरस होगा वो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होगा, जो वायरस होगा वो उससे भी छोटा होगा। सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का एग है, हमको याद रखना है। एक यूकैरियोट 10 से 20 माइक्रोमीटर का हो गया। प्लांट 50 माइक्रोमीटर, प्लांट थोड़ा और बड़ा होता है साइज में। इन पे क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर तक का तो बैक्टीरिया होने ही वाला है, और ये 1 से 2 माइक्रोमीटर में। माइकोप्लाज्मा 1 भी नहीं था, 0.3 है ना। और वायरस और छोटा होता है बेटा, 0.03 मान लो इसको। तो 0.3 से छोटा हो गया ना, क्योंकि 0.02 पर भी जा रहा है, तो ऐसे याद रखना 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर में आपका वायरस आएगा। फिर डायमीटर तो गोल्गी बॉडी का भी दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी दे रखा है। गोल्गी बॉडीज में आपके पास सिस्टर नहीं होते हैं, वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर अगर आप देखोगे, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका अगर आप डायमीटर देखोगे तो वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर आता है। एवरेज भी 0.5 है, लेंथ उसकी ज्यादा है, 1 से 4.1, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो तो उससे भी बड़ा होता है। क्या लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ और विड्थ उससे भी ज्यादा है। विड्थ देखो 2 से 4, 2 से 4 और लेंथ 5 से 10, ये बहुत बड़ा हो जाता है। प्लांट का सेल ही बड़ा है तो ऑफकोर्स क्लोरोप्लास्ट तो बड़ा होगा ही। तो ये सब चीजों में डबल हो गया, ये 2 to 4 हो गया, ये 5 to 10 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीएनए की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स, हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। हमारा डीएनए 2.2 मीटर का, इनका डीएनए 1.36 मिलीमीटर, याद रखना। अच्छा, फिर राइबोसोम 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। और अभी 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 आपने क्या देखा था, ये 25 से 50 है। पॉलन ग्रेन 25 से 50 माइक्रोमीटर में। कौन माइक्रोमीटर में, कौन मीटर में, याद रखना। वैसे तो अभी तक सब माइक्रोमीटर में चल रहा था, ये भी माइक्रोमीटर में, ये भी माइक्रोमीटर में, तो कंफ्यूज नहीं होगे। छोटी छोटी चीजें ना, सारे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस, कोई बहुत बड़े नहीं हो रहे, सब माइक्रोमीटर्स में ही चल रहे हैं। और उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनल मिल रहा है वो भी माइक्रोमीटर में ही चलेगा। तो अगर मैं गोल्गी बॉडी की भी बात करूं, 0.5 से 1 या 0.2 से 1, ये सब माइक्रोमीटर में चल रहा है। क्लोरोप्लास्ट भी माइक्रोमीटर में चल रहा है, थोड़ा बड़ा जरूर हो गया 5, 10, 2, 4, पर आप टिक लगा लो। डीएनए की लेंथ हमारी मीटर्स में पहुंच चुकी है, लेकिन ई कोलाई की मिलीमीटर में थी। माइक्रोमीटर से बड़ा ये जरूर हो गया। राइबोसोम दे रखे हैं हमें नैनोमीटर में, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। यूकैलिप्टस का ट्री, टॉल ट्री, 100 मीटर से बड़ा हो जाएगा। कॉकरोच का साइज आपको दे रखा है, मैं आपको बताऊं कम पूछा जाता है, मत याद रखना। कॉकरोच में और बहुत चीजें हैं पूछने के लिए। 1/4 से 3 इंचेस बता रखा है, 3453 mm बता रखा है, mm में भी बता रखा है, इंचेस में भी बता रखा है, 7.6 सेंटीमीटर में भी बता रखा है, पर इट्स ओके, इस पे इतना नहीं आएगा। पेरी न्यूक्लियर स्पेस आपके पास आ रहा है कितना, 10 से 50 नैनोमीटर। मतलब सेल वाले चैप्टर में दो चीजें नैनोमीटर में दी हुई हैं, एक आपको राइबोसोम 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, वो नैनोमीटर में दिया हुआ है। ये ऑफकोर्स छोटा है, 15, 20, ये 10 to 50 तक जा रहा है। ये स्पेस थोड़ा सा बड़ा है, ये 10 to 50 नैनोमीटर्स में जा रहा है। फिर किडनी पे आ जाओ, सेल, ऑर्गेनल, बैक्टीरिया, ये सब निकल गया। अब हम ऑर्गन पे आ गए, किडनी पे आ जाओ। किडनी के बारे में लेंथ, विड्थ, थिकनेस सब बता रखे। तो किडनी बीन शेप्ड होती है, डोर्सल साइड पे होती है। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर्स में, हमारे अंदर इतनी लेंथ तो होगी ना, तो सेंटीमीटर में 10 to 12 सेंटीमीटर में। विड्थ आधी कर दो, 5 to 7। थिकनेस उससे भी आधी कर दो, 2 to 3। 10 to 15, 5 to 7, 2 to 3 और आधी कर दो। और वजन बताया जाता है 120 से 170 ग्राम। हालांकि ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछा गया है, बट स्टिल हमें पता तो होना चाहिए। फिर हम टेस्टिस देख रहे थे, टेस्टिस की शेप हमने ओवल देखी थी, आपको याद हो तो टेस्टिस की भी लेंथ और विड्थ हमें बताई जाती है 4 to 5 और 2 to 3, ये तो हमें पता है। इसको तो हम बहुत बार रिवाइज भी करते हैं, तो हमें पता है 4 to 5 उसकी लेंथ है, विड्थ कम हो जाएगी 2 to 3। तो ये तो हो गया टेस्टिस का। ओवरी की अगर अपने बात करें तो वो सेम में आ जाएगी, 2 to 4 सेंटीमीटर, वो 2 to 4 सेंटीमीटर में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर तो जाएगी। जितनी किडनी की लेंथ है उतनी फेलोपियन ट्यूब की लेंथ है, 10 to 12 सेंटीमीटर तो जाएगी बेटा कम से कम। अच्छा, ये हमें पता चल गया। ओविडक्ट यानी हमारी फेलोपियन ट्यूब की बात करें 10 to 12। टीरेक्स जो सबसे बड़ा डायनासोर है, 20 फीट का होता है, डैगर लाइक टीथ है। कॉकरोच जो ऊथिका बनाता है वो 8 mm का है। इस पे भी क्वेश्चन कम आएगा। इस पे भी पता है क्वेश्चन क्या आएगा कि कितने ऊथिका बनते हैं, तो 9 to 10 ऊथिका बनते हैं, और हर ऊथिका में 14 to 15 एग्स होते हैं। उस पे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। ऊथिका के साइज पूछे, इसका चांस थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन बनाएगा, या कॉकरोच या फ्रॉग से। अब तो ऑप्शन भी नहीं आने वाला, तो थोड़ा उस हिसाब से हम देख के चलेंगे। तो साइजेस आपने देख लिए, 2-3 बार रिवाइज करना, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा।
सेल का आपने फुल फॉर्म्स देख ली, आपने सेल देख लिए, आपने उनकी शेप देख ली, आपने उनकी साइज देख ली। अब किसने कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म या किस मटेरियल पे काम किया था वो देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं, जिसमें जो सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो हमें एंगलमैन ने बताया था, जिस तरीके से पानी में लिया है ना, वहां पर उस प्लांट को लिया गया है, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया को यूज किया गया है और प्रिज्म की मदद से लाइट को विबग्योर में तोड़ा गया, याद है आपको, जिसकी वजह से हमें पता चला था कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में होता है। तो उन्होंने जो यूज किया था वो क्लैडोफोरा यूज किया था। फिर 1770 में जोसेफ प्रिस्ली का फेमस बेल जार एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पुदीना यूज किया था, उन्होंने मिंट यूज किया था। फिर वैन नील, जिन्होंने हमें पहली बार बताया कि ये जो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस में, ये CO2 की ऑक्सीजन नहीं है, ये पानी की है। और वो क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया था इन्होंने। मेंडल, ये तो हर किसी बच्चे को पता है, 1856 से 1873। गार्डन पी, स्वीट पी नहीं है, गार्डन पी है, पाइसम सटाइवम पे काम किया था, लेथाइरस ओडोरेटस पे काम नहीं किया था। तो या तो गार्डन पी लिखा होगा या पाइसम सटाइवम लिखा होगा। इन्होंने मटर पे काम किया था, मीठे मटर पे काम नहीं किया था। देन हुगो डी ब्राइस, जिन्होंने हमको म्यूटेशन के बारे में बताया, उन्होंने ओइनोथीरा लेमार्कियाना इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था। ओइनोथीरा लेमार्कियाना इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था। मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने हमें लिंकेज बताया, उनका काम सारा का सारा ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग है कि बहुत से बच्चों को फ्रूट फ्लाई नहीं पता होता। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला का ही दूसरा नाम है बेटा। देन हम आ गए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की स्ट्रेन ली थी उन्होंने, है ना, S3R2, हमको पता है 2 स्ट्रेन ली थी, स्मूथ और रफ वाली। हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उन्होंने ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें बैक्टीरियोफेज लिया गया था और इकोलाई लिया गया था। मीजल्सन और स्टाइल का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने हमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन समझाया, उन्होंने वो काम इकोलाई पर किया था, उन्होंने वो काम इकोलाई पर किया था। सेम एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने वाला टेलर और उसकी टीम ने किया था, उन्होंने ये काम विजिया फाबा पे किया था, फाबा बीन्स प्लांट, ठीक है। देन मेल्विन केल्विन, जिन्होंने हमें केल्विन साइकिल समझाई, जिन्होंने C3 साइकिल की डिस्कवरी करी कि फोटोसिंथेसिस ऐसे 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 हुआ होगा। उस केस में उन्होंने एल्गी पर स्टडी किया था, उन्होंने स्पेसिफिक कार्बन प्रोवाइड किया था और उसको फिर उसके पूरे के पूरे पाथवे को ट्रेस किया था। और इसमें उन्होंने एल्गी यूज किए थे, जैसे क्लेडोफोरा सेनेडिसमस। ये एनसीईआरटी में नहीं है तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको बस साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए कि मेल्विन केल्विन ने हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। तो कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया, आपने सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज कर ली। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे जो ड्रोसोफिला होता है, तो वैसे जेनेटिक की स्टडी के लिए फंगस कौन सा यूज किया जाता है, बायोकेमिकल या जेनेटिक की स्टडी के लिए कौन सा फंगस यूज किया जाता है, और वो फंगस जो जेनेटिक स्टडीज के लिए यूज किया जाता है, लिखा है आपके एनसीईआरटी में, इसका एग्जाम्पल लिखा है, वो फंगस का नाम भी आप मुझे बताएंगे, नेम आप मुझे बताएंगे, और वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्या वो फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आप बताएंगे, ठीक है, ये आपका काम है। तो आपने मॉडल ऑर्गेनिज्म भी कर लिया, फिर आते हैं यूनिट। यूनिट समझो क्या पूछ रहे, क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या है, किसके बेसिस पर आपने 1.7 से 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीशीज है, उनको क्लासिफाई किया। तो कैसे किया, टेक्सोनॉमी, क्या किया है हमने, टेक्सोनॉमी करी है, और हमने उस टेक्सोनॉमी में क्या बनाई है, कैटेगरीज। तो इनकी जो एक यूनिट हो जाती है वो एक टेक्सोन है, एक कैटेगरी है, उसके लिए जो साइंटिफिक टर्म हम यूज करते हैं उसे हम टेक्सोन या टेक्सा कहते हैं, वैसे इसे हम कैटेगरीज कहते हैं। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन कहलाती है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, एनसीईआरटी लिखती है। मसल की एनाटॉमिकल यूनिट क्या है, किसी भी मसल को अंदर से देखोगे तो वो बहुत सारे मसल बंडल्स मिलेंगे, उन मसल बंडल्स को अंदर से देखोगे तो बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलेंगे, मसल के फाइबर्स को ही मसल का सेल कहा जाता है, तो वो उसकी यूनिट है। उन मसल फाइबर्स में सर्टेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम मायोफिब्रिल कहते हैं, जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो जो मायोफिब्रिल है वो इस तरीके से अरेंज्ड है कि आप उसकी यूनिट बना सकते हो, और उस कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट को सार्कोमियर कहा जाता है, जो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच में आती है, जिसमें इस तरीके से ए बैंड और आई बैंड आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसमें एक ए बैंड और 2 हाफ आई बैंड्स आते हैं, आपका सार्कोमियर। इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन, जीन के बेसिस पर ही सारा इनहेरिटेंस हो रहा है। फिर प्रोडक्शन, ये कहाँ की बात करें, ये आपके इकोसिस्टम वाले चैप्टर की बात करें, जहां आप 4 कंपोनेंट, 4 फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ते हो किसी भी इकोसिस्टम के, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो वहां पर जहां प्रोडक्टिविटी बताइए, वहां प्रोडक्शन बताइए कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है,
तो हम 1 मीटर स्क्वायर में देख लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में प्लांट्स जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोमास के टर्म में ग्राम के फॉर्म में भी ले सकते हो, आप एनर्जी के टर्म में किलो कैलोरीज में भी ले सकते हो। इधर आप केजी नहीं लोगे, इधर आप कैलोरीज नहीं लोगे, यहाँ लोगे तो ग्राम लोगे, यहाँ लोगे तो किलो कैलोरी लोगे। और कितना एरिया देख रहे हो, पर मीटर स्क्वायर देख रहे हो, वो प्रोडक्शन है। अगर मैं इस पर मीटर स्क्वायर के आगे पर ईयर लगा दूं वो प्रोडक्टिविटी हो जाए, बस इतना अच्छा फर्क है। आगे मैं 1 साल टाइम लगा दूं वो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन जब तक प्रोडक्शन है तब तक सिर्फ एरिया है। नेचर की फंक्शनल यूनिट कौन है, इकोसिस्टम। सबसे बेसिक तो वही है जिसमें पहली बार लिविंग बीइंग या बायोटिक कंपोनेंट के साथ ए बायोटिक कंपोनेंट को भी इंक्लूड किया था, तो इकोसिस्टम आया था। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, सबसे बेसिक लेवल पर उनके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होगी, सेल। हम सब किसके बने, सेल। किसी के अंदर सेल ने टिश्यू बना लिया, किसी के अंदर ऑर्गन, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, लेकिन हमारी सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल। लिवर की बेसिक यूनिट क्या होगी, हिपैटिक लोब्यूल्स। इस पे क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम हो गया क्योंकि डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन वाला चैप्टर अब डिलीट हो चुका है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। मदर की बॉडी और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन कौन दे रहा है, प्लेसेंटा दे रहा है। हमारा प्लेसेंटा कैसा है, कोरियोनिक विलाई के साथ इंटरडिजिटेशन से बना हुआ है। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने ये सारे जो भी बेसिक यूनिट्स हो सकती थी सब चीजों की वो भी रिवाइज कर ली। क्या बढ़िया तरीका है पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करने का, है ना। फिर इन्होंने कुछ न्यूमेरिकल में हेल्प करने वाली चीजें बता रखी है, जैसे ये तो वैसे मैं इस पे एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ, ऑल बायोलॉजी न्यूमेरिकल। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी वो, वहां मैंने ये सिखाया है। पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कार्डियक आउटपुट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको हार्ट रेट दिया होगा जैसे 70 से 72 बीट्स पर मिनट, और एक बार वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप हो रहा है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, आप मल्टीप्लाई करना, आपको कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करूं, द ब्लड पंप्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन अ कार्डियक साइकिल, जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 ml होता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी होता है। अगर इस वे में दे रखा होगा तो जो भी स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उसको हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना, आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, जो हम 5040 ml यानी 5 लीटर के करीब ध्यान रखते हैं। अगर आप एक डीएनए को देखोगे तो क्योंकि बेस कॉम्पोजिशन अलग अलग है, कहीं आपको जीसी मिल रहे हैं, कहीं आपको एटी मिल रहे हैं, जहां पर जीसी बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए तो कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जीसी काउंट कर लेना, जीसी जहां ज्यादा होंगे वहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बेस परसेंटेज वाला, जिसमें ना वो ये बता देते हैं कि डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसमें 30% एडेनिन है, तो बताओ ग्वानिन कितना होगा, इस तरीके से। तो बेटा जितना एडेनिन होता है पहली बात उतना थाइमिन हो जाता है। अगर ये 30 दे रखा होगा तो ये भी 30 होगा, यानी 60 तो इन दोनों ने बना लिया। बाकी का बचे हुए 40 में ग्वानिन और साइटोसिन होंगे 20-20 बराबर बराबर। तो ये चारगाफ रूल आपको समझा रहे हैं कि इन सबको मिलाकर 100% पता होता है, इनमें से कोई भी एक दिया होता है, बाकी पूछे जाते हैं। तो जित मान लो इसको 20 दे दिया तो ये भी 20 होगा, बराबर होते हैं 40, बचा कितना 60, उस 60 में ये और ये 30 आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल वो न्यूमेरिकल होते हैं, वैसे आप उस वीडियो से भी इसको कर सकते हो। अगर आपसे ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आए, ये भी मैं न्यूमेरिकल में हालांकि सिखा चुकी हूँ, ये आए तो वो बोल रहे हैं कि 20 मिनट्स में एक रेप्लिकेशन हो जाती है। जब शुरुआत किया था तो शुरुआत में तो N15 था, और उसके बाद की जितनी भी रेप्लिकेशन करी थी वो N14 में करी थी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि शुरुआत में दोनों कैसे थे, 15-15। जब पहला रेप्लिकेशन होता है तो 15 के सामने 14 आता है, 15 के सामने 14 आता है, 15 के सामने 14 आता है। तो अगर कोई आपको बोले कि अभी 20 मिनट्स हुए मतलब पहली साइकिल हुई है, तो आपको हाइब्रिड मिलेगा। लेकिन अगर ये बोल रहे 40 मिनट्स हुए, अब 40 मिनट्स हुए तो दूसरी साइकिल हो चुकी है। अब दूसरी साइकिल के अंदर क्या बेटा, क्योंकि अब 14 ही मिलने वाला है आपको, तो ये 2 15 रह जाएंगे और 2 14 रह जाएंगे। मैं इन चारों को अलग अलग कर दूंगी, और इन चारों को अलग अलग करने के बाद इनके सामने जो नया डीएनए आएगा वो तो 14 ही आएगा, क्योंकि मीडियम हमेशा 14 दिया जाता है। यही तो किया था मीजल्सन और स्टाइल ने, शुरुआत 15 से करी थी लेकिन इसको ग्रो 14 में किया था, तो फिर इन सबके सामने 14 आ जाएगा। तो जितने भी नए डीएनए बनेंगे कंप्लीट वो तो 14 ही बनेंगे, लेकिन 2 हाइब्रिड हमेशा रह जाएंगे। ये ट्रिक मैंने आपको भी बताई थी कि बस काउंट कर लेना कि कितनी बार डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो 2 बार हुआ है क्योंकि 40 मिनट्स है। सोचो इन्होंने 80 मिनट्स लिखा होता तो 80 मिनट्स लिखा होता तो 4 बार चलती है साइकिल, क्योंकि एक साइकिल चलने में 20 मिनट लगते हैं। अगर क्वेश्चन 80 मिनट्स लिख के दे तो 4 बार चलेगी ये साइकिल। 4 बार साइकिल चलने का मतलब 2 to the power 4 हो जाएगा, तो 2 4 8 16 मतलब 16 डीएनए बन चुके होंगे। उन 16 डीएनए में से बस इतना याद रखना कि 2 हाइब्रिड हमेशा रहेंगे, क्योंकि इन दोनों को तो आप डिलीट नहीं कर सकते ना, तो वो 2 हाइब्रिड हमेशा रहेंगे। बाकी सारे कैसे होंगे, लाइट विद क्वेश्चन। मैंने ये ऑल बायोलॉजी न्यूमेरिकल में करवा रखा है, वहां से जाकर जरूर देख लेना। अब ये क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होनी चाहिए।
फिर मेरे पास कौन आ रहे हैं, अंकल चारगाफ। अंकल चारगाफ का रूल आरएनए पर नहीं लगता, सिर्फ डीएनए पर लगता है। उन्होंने कहा था कि जितना एडेनिन और ग्वानिन है, यानी कि जितना प्यूरिन है उतना ही पिरिमिडिन है, जितना प्यूरिन है उतना ही पिरिमिडिन है। यानी अगर आपके पास डीएनए में जितना भी A+G होगा उतना ही T+C होगा, ठीक है। A ओवर T भी 1 होगा, क्योंकि जितना एडेनिन होता है उसके सामने उतना थाइमिन होता है, इसलिए A/T भी क्या होगा, 1 बराबर। G/C भी क्या होगा, 1 बराबर। अगर मैं आपको बोलूं A+G ओवर T+C क्या होगा, यानी प्यूरिन ओवर पिरिमिडिन क्या होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि जितना प्यूरिन है उतना पिरिमिडिन है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं A+T, अब मैंने AT ऊपर ले लिया और नीचे G+C, तो ये 1 के बराबर नहीं होता। ये स्पेसिफाइड है और ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है। तो अंकल चारगाफ ने क्या कहा था, जितना एडेनिन उतना थाइमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन, जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडिन, गुड। लेकिन अगर आप AT ओवर GC बोलोगे तो वो 1 के बराबर नहीं है, वो कांस्टेंट है। ये चारगाफ थे, आरएनए पर नहीं लगता। फिर हार्डी विनबर्ग आए, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उनके अकॉर्डिंग P+Q क्या होता था, 1, जिसमें P किसकी फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट अलील यानी कि A की, और Q किसकी फ्रीक्वेंसी है, रिसेसिव अलील यानी कि स्मॉल a की, और इसका स्क्वायर भी 1 के बराबर है, P² + Q² + 2pq = 1, जिसमें P² क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल यानी कैपिटल A, Q² क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल यानी स्मॉल a, और 2pq क्या है, कैपिटल A। बेटा न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली अलग ही करना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, और प्रॉपर एक वीडियो है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगी वो वीडियो, उसको देखना, आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं कि कभी मान लो आपको एक mRNA दे दिया जाए और उस mRNA में आपको बताया जाए कि ये मेरी कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, ये मेरी कोडिंग स्ट्रैंड है, सॉरी डीएनए आपको दिया जाए और बोला जाए कि ये डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड है। तो डीएनए में कोडिंग स्ट्रैंड होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से mRNA बनता है कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जो PYQ में बहुत बार आता है कि आपको कौन सी स्ट्रैंड दे रखी है, डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड, आपको कोडिंग स्ट्रैंड दे रखी है और बता दिया कि ATGC ATGC और आपसे पूछ रहे हैं mRNA बनाओ, तो mRNA इस 5 to 3 का हूबहू सेम होगा, सारे नाइट्रोजिनस बेस सेम होंगे, बस जहां जहां थाइमिन होगा वहां वहां यूरेसिल लगा देना, क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो वही बता रखा है कि कभी तुम्हें डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया जाए, वो बिल्कुल वही तुम्हारा आरएनए होगा, बस थाइमिन की जगह क्या लगाते जाना, यूरेसिल। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर बता रहे कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको बहुत सारे नाइट्रोजिनस बेसेस दे रखे होंगे, 30 नाइट्रोजिनस बेसेस है, 60 नाइट्रोजिनस बेसेस है, लिखा भी होगा पूरा का पूरा, और आपको बोला जाएगा इसमें से कितने अमीनो एसिड बने, तो 3-3 पर गिनते रहना। जैसे 30 है तो 3 से 1 अमीनो एसिड बनेगा, 3-3 के कितने सेट यहां पर बन जाएंगे, 10, तो 10 अमीनो एसिड बनेंगे अगर 30 नाइट्रोजिनस बेसिस है तो आपको याद रखना है कि आपको 3-3 से गिनना है अमीनो एसिड को, और स्टॉप कोडोन से पहले तक। ऐसा नहीं है कि 60 अमीनो एसिड दे रहे हैं तो लास्ट तक गिनना है, नहीं, बीच में देखना है कहीं कोई स्टॉप कोडोन तो नहीं आ गया। अगर UAA, UAG और UGA आ गए तो दिक्कत है, उनको रोकना है, फिर उस अमीनो एसिड को काउंट करना नहीं है। BDNA में कितने बेस पेयर आएंगे, 10 बेस पेयर आएंगे, और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर, तो पूरे पिच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर होता है, हमें याद रखना है। कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने गैमेट्स मिलेंगे, तो फॉर्मूला 2n। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं ये जीनोटाइप है, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, और मैं बोलूं गैमेट बनाओ, गैमेट का फॉर्मूला क्या है, 2n, जिसमें n क्या है, कितने हेटेरोजाइगोट है, कितने हेटेरोजाइगोट है, 1 2 3, तीनों हेटेरोजाइगोट है, तो 2 कितने गैमेट बनेंगे, 8, क्योंकि गैमेट बनने वाला क्वेश्चन भी आता है, वो भी मैंने आपको ऑल बायोलॉजी न्यूमेरिकल्स में करवा रखा है, एक प्यारी सी वीडियो है, उसको जाकर देख लेना। और अब सारी छोटू छोटू प्यारी प्यारी चीजें होने के बाद जो मेन चीज अपने को करनी है वो है ईयर्स और साइंटिस्ट। इसमें जिस ईयर में जिस साइंटिस्ट ने इंपॉर्टेंट काम किया वो भी रिवाइज करेंगे, किसी ईयर में किसी साइंटिस्ट ने काम नहीं किया पर कुछ अच्छा काम हुआ है उसको भी रिवाइज करेंगे, और अगर साइंटिस्ट ने बिना किसी ईयर के, ईयर नहीं लिखा एनसीईआरटी में पर साइंटिस्ट और उसका काम लिखा हुआ है वो भी रिवाइज करेंगे। तो चलो ये थर्ड पार्ट भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हमारी रिविजन डन। चलो तो आखिरी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारे ईयर साइंटिस्ट हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वही जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आते हैं। 1770 जोसेफ प्रिस्ली बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, एयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट की ग्रोथ में वो बताया था। 1774 ऑक्सीजन की डिस्कवरी क्रेडिट प्रिस्ली को ही दिया जाता है, इसमें 1774 ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर हो जाएगा, 1774 ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर हो जाएगा। फिर ये तो हमको याद रखना ही है बेटा कि 1838 और 1839 में सेल थ्योरी आई थी, श्लीडन और श्वान ने दी थी। अब बता दिया गया कि दोनों ही जर्मन है, बॉटनिस्ट और जोलॉजिस्ट, तो वहां कंफ्यूजन नहीं है, पर ये तो विद ईयर हमको याद रखना है 1838 और 1839।
रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करना और उसको डिस्क्राइब करना किया था इन द ईयर 1831। ये आपको याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक छोटा सा कट लगा रही हूँ। इनमें भी मैं आपको बता रही हूँ 1774 इज इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है देखो उस पर स्टार लगाऊंगी, जो मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा कि मत ही करो, उस पर अपने क्रॉस लगा सकते हैं। जैसे 1770 पूछे जाने का चांस कम है, 1774 पूछे जाने का चांस है, ठीक है, अगेन कम है, लेकिन ये नहीं है कि अगर याद रह रहा है तो भूल ही जाओ, नहीं, अगर याद रह रहा है तो उतना याद रखना है। 1774 पूछा जाएगा, 1838 पूछा जाएगा। श्लीडन आपके पास बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स पे काम करके सेल थ्योरी दी थी, और श्वान आपके पास 1839 जर्मन जोलॉजिस्ट जिन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे काम किया था। इन्होंने बताया था कि एनिमल की बॉडी भी सेल्स की बनी है और एनिमल के पास सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट के पास सेल वॉल है, ठीक है जी। तो ये हमारे श्वान हो गए। अच्छा, उसके बाद 1855 बिल्कुल हमको याद रखना है, मॉडिफाई सेल थ्योरी को, फाइनल शेप सेल थ्योरी को इन्होंने दी थी, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, कि नया सेल पुराने सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, रुडोल्फ वर्च्यू हम याद रखेंगे। 1856 से 1863 तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो ईयर याद होने चाहिए। 1856 से 1863 मेंडल के एक्सपेरिमेंट हुए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और 1865 में उनका काम पब्लिश हुआ था। उन्होंने पाइसम सेटाइवम पी प्लांट पे काम किया था। लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया इन द ईयर 1866, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नहीं पूछा जाएगा आपसे, इधर तो आप 63 से 65 कर लोगे आई एम श्योर। फ्रेडरिक मीशर ने आइडेंटिफाई किया डीएनए को, लेकिन उन्होंने जो टर्म यूज करी थी वो न्यूक्लिन यूज करी थी। ये ईयर भी आपसे पूछा जाए इसका चांस थोड़ा सा कम है, तो यहाँ साइंटिस्ट पे फोकस रखना कि मीशर और न्यूक्लिन, फिर वो आएगा बैच द फॉलोइंग आएगा कि मीशर ने जब डीएनए को डिस्कवर किया तो क्या वर्ड यूज किया था उन्होंने, सबसे पहले फर्स्ट लाइन न्यूक्लिन यूज किया था। हैंकिंग ने एक्स बॉडी के बारे में बताया था, जो उन्होंने आधे इंसेक्ट्स के स्पर्म्स में देखी थी और आधों में नहीं देखी थी। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ते हैं हम लोग, एक्स वाई एक्सो सिस्टम। 1891 आए, इसका भी चांस थोड़ा सा कम है, तो एक छोटा सा क्रॉस यहाँ पर भी लगा रही हूँ कि इन चीजों में ना साइंटिस्ट पूछे जाएंगे, इन चीजों में फंक्शन पूछे जाएंगे। अच्छा, वो एक्स बॉडी जो मिली वो क्या थी, ये पूछेंगे कि हैंकिंग को जो एक्स बॉडी मिली वो क्या थी, तो आप बताना वो एक्स क्रोमोसोम था। यहां पर ईयर नहीं आते, ईयर पूछे जाते हैं, बता रही हूँ कैसे, जैसे 1838, 1839, 1855 ये ईयर आते हैं, 1865 फिर भी आ सकता है। डाउन में आपसे पूछेंगे कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, 21, वो पूछेंगे। आपसे पूछेंगे ये एन्यूप्लॉइडी की वजह से हुआ या पॉलीप्लॉइडी की वजह से हुआ, तो एन्यूप्लॉइडी की वजह से हुआ। लैंगडन डाउन का ईयर पूछने का चांस थोड़ा सा कम है, सिमिलरली मीशर का भी कम है। ओके, हैंकिंग हो गया, इनमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जहां वायरस वायरोइड आते हैं वहां पे साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी करी थी डीजे एवेनोस्कीन ने, ये ईयर आप याद रखेंगे 1892। इनकी डिस्कवरी करने के बाद एमडब्ल्यू बीजरनिक आए थे 1898 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक इन्फेक्शियस प्लांट से फ्लूइड लेकर हेल्दी प्लांट में दिया था, उसमें भी डिसीज हो गई थी, तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये टर्म इनका था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड उसको कहते हैं। 1898 एमडब्ल्यू बीजरनिक, और इसके बाद क्रिस्टलाइज किया था वायरस को WM स्टैनली ने, वो किया था 1935 में, क्रिस्टलाइज भी कर लिया गया वायरस को। फिर वायरोइड की डिस्कवरी हुई थी जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज में हुई थी, और वो 1972 में हुई है, हाँ 1971 में हुई है। 1971 में टीओ डीनर आए थे जिन्होंने वायरोइड की डिस्कवरी करी थी। तो ये तीन साइंटिस्ट एक साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट टॉपिक में लिखे हुए जो आपको आने चाहिए। कहां से शुरुआत हो रही है इनकी, एमडब्ल्यू बीजरनिक, जहां पर स्टार्ट हुआ है, सॉरी डीजे एवेनोस्की, जहां से वायरस की डिस्कवरी स्टार्ट हुई है 1892, ये ईयर याद रखना। 1838, 1839, 1855, 1892। 1892 के बाद 1898 में बीजरनिक आए हैं जिन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दिए। फिर 1935 आए WM स्टैनली, और 1971 आए टीओ डीनर, 1971 आए टीओ डीनर जिन्होंने वायरोइड के बारे में बताया। कैमिलो गोल्गी, किसकी डिस्कवरी, गोल्गी बॉडी, ईयर नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, वैसे बीजरनिक वाला सेम ईयर है पर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। फिर 1900 में ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, 1935, 1898, 1892 बार बार पर याद रखना है, ठीक है। 1900 तीन साइंटिस्ट मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था, हुगो डी व्राइस, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन स्कीमार, तीनों ने इंडिपेंडेंटली मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया था, हमने फिगर आउट कर लिया था क्रोमोसोम की मूवमेंट को, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया था जस्ट इसके एक साल बाद। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, 1905 ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जहां फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जब मल्टीपल फैक्टर्स एक प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं तो जो सबसे कम प्रेजेंट है वही उसकी रेट को लिमिट कर रहा होगा, ठीक है।
तो वो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन का 1905 में आ गया। फिर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाला 1928 में, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसमें और बहुत चीजें पूछने के लिए, जैसे एक्सपेरिमेंट पूछ लेंगे, जैसे नाम पूछ लेंगे कि अच्छा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिप्लोकोकस पे काम किया था, ये पूछ लेंगे कि वायरुलेंट कौन सी स्ट्रेन होती है, एस वाली या आर वाली, ये पूछ लेंगे कि हीट किल्ड एस्ट बैक्टीरिया को जब आर के साथ डाला गया था तो माइस लिविंग था या डेड था, वैसी चीजें पूछेंगे। यहाँ पर ईयर आपसे नहीं पूछेंगे, पर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, और ग्रिफिथ का पूरा नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था, ये याद रखना प्लीज। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट मैंने सर्कल लगाए हैं जो आपको याद रखने हैं। स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था 1935, ये तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। फिर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, ये माइक्रो वाले चैप्टर में हमको याद रखना है। हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट अनइक्विवोकल प्रूफ मिला था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल अपने देख चुके हो 1952 में। फिर 1953 में तीन चीजें आ रही है और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, विद ईयर ही आपको आने चाहिए, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। 45 में हर्शी चेस, 45 में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को नोबेल प्राइज मिला। 1953 का एक एग्जाम्पल या ये एक ईयर एक बार तो ये मेंशन है कहां पे, मिलर का एक्सपेरिमेंट एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो ईयर इंपॉर्टेंट है। यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट, जहां वो ओपेरिन और हेल्डेन के थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को प्रूव कर रहे थे, जहां इन्होंने लैब में अमीनो एसिड्स बनाए थे। कौन कौन सी गैसेस यूज की थी, माँ, मैं हमेशा याद दिलवाती हूँ, माँ, एम से मिथेन, ए से अमोनिया, एच से हाइड्रोजन, साथ में लिया था वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत रिपीटेड है इसका डायग्राम भी, इसकी थ्योरी भी, इसमें मिला क्या था, इसमें अमीनो एसिड मिला था। मिलर का एक्सपेरिमेंट था 1953, उसी 1953 में उधर मिलर का एक्सपेरिमेंट चल रहा था और इधर वॉटसन एंड क्रिक ने बी डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए के मॉडल को दे दिया था। उसी 1953 में जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी। और एक और जगह आया है 1953, मेरे दिमाग में तो आ रहा है, इली लीली कंपनी शायद, जिन्होंने ह्यूमिलिन दिया था, पर वो 1983 था, वो 1983 था, वहां 1983 है, वहां 1953 नहीं है। एनीवे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलर का एक्सपेरिमेंट भी 53 में आया है, वॉटसन और क्रिक भी 53 में, और पैलेड ने जो हमें राइबोसोम के बारे में दिया था वो भी 53। देखो डीएनए कैसा होता है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम में जाता है तो 53 याद कर लेना कि अच्छा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की बात हो रही है, 53 1953 वॉटसन क्रिक का मॉडल आया था। अच्छा ये 5-3 आपको 5s की तरह दिखता है तो s आपका 23s 28s है ना, वैसे वाला करके आप याद रख सकते हो कि अच्छा राइबोसोम है, राइबोसोम है तो जॉर्ज पैलेट ने ये वाला दिया था। और इतना पुराना, अब मिलर का एक्सपेरिमेंट तो मुझे सबको लगता है कि सबको याद होगा इतना, तो अब इतनी ट्रिक्स मैं नहीं बना सकती, कुछ ट्रिक्स आपको अपने आप से इसमें बनानी पड़ेंगी, इतनी ट्रिक्स मैं आपको नहीं बना के दे सकती, पर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे पता है 1838 1839 श्लीडन श्वान आप नहीं भूलोगे, है ना, 1855 वर्च्यू आप नहीं भूलोगे, ये जो बिजरनिक है, एविनोस्की है 1892 1898 पुराने हैं पर याद रखने हैं। 1856 से 1863 एक्सपेरिमेंट आप नहीं भूलोगे, मेरे को पता है। सिमिलरली प्लीज 1953 मिलर भी, वॉटसन एंड क्रिक भी और राइबोसोम भी आपको नहीं भूलना है। हर्शी एंड चेस के ईयर कम ही पूछा जाएगा, उसका तो एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा तो चल जाएगा। मीजल्सन और स्टाइल ने इसके बाद 1958 में, अगेन चाहे वो हर्शी चेज है, चाहे वो मीजल्सन है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, तो इन सब में ईयर पूछने के चांसेस थोड़े से कम है, इनमें एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था वो पूछने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। तो 1958 मीजल्सन एंड स्टाइल ई कोलाई पे काम किया था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट पे इन्होंने प्रूव करी थी। और फिर 1958 में टेलर ने विजिया फाबा पे सेम चीज को प्रूव किया था इन यूकैरियोट्स, ये 1958 और ये भी 1958, तो दोनों ही 1958 है, 53 के बाद 58, दोनों ही 58 में, चाहे वो टेलर की बात करोगे चाहे आप मीजल्सन और स्टाइल की बात करोगे। मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज मिल चुका है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें याद नहीं रखना। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, ईयर की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वॉटसन, क्रिक, विल्किन, फ्रैंकलिन, 4 लोग थे। रोजेल, विल्किन और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा दिया था, जिसके बेसिस पर वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। लेकिन नोबेल प्राइज में वॉटसन, क्रिक और विल्किन आई थी, फ्रैंकलिन नहीं थे, तो इनको नोबेल प्राइज मिला। ईयर नहीं याद रखना, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 जितना कम इंपॉर्टेंट है, 1969 उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1971 और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 71 टीओ डिनर तो हम याद रखेंगे ही रखेंगे। 69 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लीज मत भूलना, 69 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1969 आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रिपीट होने का चांस रखता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में 4th ईयर आ गया ये। 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 1892 डीजे विनोस्की, 1898 एमडब्ल्यू बिजरनिक, 1935 डब्ल्यूएम स्टैनली, 1971 टीओ डिनर। ये 4 ईयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर 1972 जितना फेमस 1953 था, 3 काम आपने वहां पे देखे, उतना ही फेमस 1972 है। सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ैक मॉडल 1972 में आया है।
हर्बर्ट और बोयर ने, है ना, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर पहला आरडीएनए 1972 में बनाया था, क्योंकि तब इन दोनों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और प्लाज्मिड की डिस्कवरी कर ली थी। इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसी के प्लाज्मिड से लिया था, एक उन्होंने वेक्टर उठाया सैल्मोनेला टाइफिमुरियम से, आरडीएनए बनाया, इकोलाई में भेजा था। पहला आरडीएनए था वो 1972, कोहेन एंड बोयर, और वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो जहां कहीं साइंटिस्ट और ईयर आ रहे थे वो आपने कर लिए, बहुत जगह और एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का नाम लिया गया विदाउट ईयर, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पुनेट स्क्वायर दिया रेजिनाल्ड सी पुनेट ने, जो कि एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, तो जेनेटिक्स में ही काम किया था। फिर हमारे मेंडल जिन्होंने पी प्लांट पे काम किया, हमको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। सचिन और बोवरी जिन्होंने हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। मतलब 1900 में रीडिस्कवरी के बाद ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया था। ईयर डायरेक्टली नहीं भी लिखा हुआ पर पता होना चाहिए, सटन एंड बोवरी, है ना, कोहेन एंड बोयर, सटन और बोवरी, विल्किन और फ्रैंकलिन, वॉटसन और क्रिक, हर्शी और चेज, पेयर में बहुत से साइंटिस्ट ने काम कर रखा है, तो वो थोड़ा सा आ गया। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, सारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उन्होंने किया था। मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे मॉर्गन के, एल्फ्रेड स्टुअर्ट, जिन्होंने हमें बताया था कि हम जीन मैपिंग कर सकते हैं, हम रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी का यूज करके, दो क्रोमोसोम के बीच में कितनी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है उसका यूज कर आप उनका डिस्टेंस बता सकते हो, आप जीन मैपिंग कर सकते हो। जितना % रिकॉम्बिनेशन है उतना सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस होता है, और इस पर भी क्वेश्चन आता है। फिर विल्किन एंड फ्रैंकलिन जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा दिया, जिसमें बेचारी इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, उसको मिल गया। वॉटसन एंड क्रिक में उन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल तो दिया ही दिया है, साथ में सेंट्रल डोग्मा जो क्या बताता है कि अच्छा डीएनए है तो डीएनए से डीएनए बना लो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना सकते हो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना सकते हो ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए बना सकते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सब सेंट्रल डोग्मा क्रिक ने दिया था, ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। फिर अंकल चारगाफ, एरविन चारगाफ, जिन्होंने बताया था डीएनए में जितना प्यूरिन उतना pyrimidine, प्यूरिन ओवर pyrimidine 1, एजी ओवर टीसी 1, जितना एडेनिन उतना थाइमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन। लेकिन A प्लस टी ओवर जी प्लस सी 1 नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा, ये बस याद रखना है। फिर 3 साइंटिस्ट ये भी तो आए थे, पहले कौन आए थे, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, लास्ट में हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट, बीच में भी तो 3 साइंटिस्ट आए थे, ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लोड एंड मैकलिन मैककार्टी, यहाँ एमसी भी आएगा, मैकलिन मैककार्टी। इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया था ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि आरएनएज डालने पर भी वो एक्सपेरिमेंट चलता रहा, डीएनएज डालने पर वो रुक गया था, और प्रोटीनेज डालने पर भी वो चलता रहा था। तो उन्होंने बताया था, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी हमको बताई थी, कैरेक्टराइजेशन बताया था। जॉर्ज गेमाओ जिन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में हमको बताया, ये एक फिजिसिस्ट थे। इन्होंने बोला कि अगर आपको 20 अमीनो एसिड कोड करने हैं और आपके पास तो 3 ही न्यूक्लियोटाइड है, तो आपके पास तो 4 न्यूक्लियोटाइड है टोटल, ATGC। तो इन 20 अमीनो एसिड्स को पूरा करने के लिए अगर आप कॉम्बिनेशन काउंट करोगे तो आपके कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड ईच के बने होंगे। ये चीज उन्होंने बताई थी, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया था, इन्होंने कहा था पहले तो 4 टू द पावर 1 लेके देखा तो 4 ही कॉम्बिनेशन बने, तो 20 अमीनो एसिड पूरे नहीं हुए। फिर उन्होंने 4 टू द पावर 2 लेके देखा तो 16 कॉम्बिनेशन बने, फिर 20 अमीनो एसिड पूरे नहीं हुए। फिर 4 टू द पावर 3 लेके देखा तो 64 बने। अब 64 20 से ज्यादा थे, लेकिन एटलीस्ट इसमें 20 पूरे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा बाकी के कोडोन क्या कर रहे होंगे, तो बहुत सारे कोडोन एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, डीजेनरेसी होगी। ये बात इन्होंने एक्सप्लेन की थी। और जॉर्ज गेमाओ ने हमको बताया था कि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन बना होगा। फिर हरगोबिन खुराना, इन्होंने आरएनए, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स बना के दिए थे। ये सब जेनेटिक कोडोन में आप पढ़ते हो। सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस मार्शल नीरनबर्ग ने करके दिया था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोराइलेज एंजाइम बनाना, जिससे मैं आरएनए को टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, है ना, पॉलीमराइज कर सकूं, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सा कोडोन कौन सा अमीनो एसिड बनाता है। ये सारे साइंटिस्ट कहां लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जेनेटिक कोड वाले टॉपिक के अंदर। सबसे पहले जॉर्ज गेमाओ ने आपको बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड के कोडोन बने होंगे। अब हमें पता करना था कि कौन से कोडोन से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, वहां पर ये सब आए, है ना। पहले आपको आरएनए बनाना था, पहले तो आरएनए आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा, फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर्स, क्योंकि AAA GGG ऐसे लेने थे, तो आरएनए के वो पॉलीमर्स बनाने में सबसे पहले खुराना है। फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनाना था बिना किसी सेल के, तभी तो पता चलेगा कि अच्छा इस आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड आया। तो सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाना था, नीरनबर्ग ने मदद किया। आरएनए को टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में पॉलीमराइज करने के लिए सेल फ्री सिस्टम में सेम चीज है ना, आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना और उसको पॉलीमराइज करना टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। वो जो एंजाइम यूज होगा वो ये सेवरो ओकोआ ने डिस्कवरी करी थी, उस एंजाइम की, जिसकी वजह से ये हो पाए। आरएनए को पॉलीमराइज करना
टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में करना, इन्होंने किया। उसके लिए जो एंजाइम की डिस्कवरी थी वो यहाँ से हुई है। तो ये तीनों लिंक्ड है। जो एंजाइम है वो सेवरो ओकोआ ने बनाया, इसको ओकोआ एंजाइम कहते हैं। आप चाहे इस एंजाइम का नाम मत याद रखना, मैं आपको कीवर्ड बता देती हूँ। आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोराइलेज मत याद रखना, ओकोआ एंजाइम याद रख लोगे तो भी काफी है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ओकोआ ने क्या किया था, एंजाइम बनाया था। उस एंजाइम से क्या कर पाओगे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए को बना पाओगे, पॉलीमराइज कर पाओगे। ये इसका कीवर्ड है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। इस एंजाइम से आरएनए के पॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स बनाए किसने थे, खुराना ने। तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, आरएनए के होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाना, ये इसका कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है। और उस आरएनए से फिर प्रोटीन भी तो बनाना है सेल फ्री सिस्टम में। वो नीरनबर्ग, वो मार्शल नीरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाने का काम किया था। ये सब हो गए। फिर नेथन आर्बर स्मिथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ये नहीं डायरेक्टली लिखा हुआ एनसीईआरटी में, पर पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो भी इन्होंने बनाया था और इनको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नेथन आर्बर और स्मिथ। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। पीसीआर की डिस्कवरी या डेमोन्स्ट्रेशन कैरी मुलिस ने दी थी, ये मैं बता चुकी हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है पर याद रखना है। एलिन रूल और बर्गमैन रूल, दो रूल है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट वाले सेक्शन में, जो एनसीईआरटी में नहीं है पर एडेड टॉपिक में तो पढ़ना होता है। तो एलिन रूल क्या कहता था कि जो भी कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी है। जैसे पोलर बेयर के कान छोटे हैं, एक्सट्रीमिटीज छोटी है क्योंकि वहां से हीट का लॉस होता है। उन्होंने एक रूल दिया, उन्होंने कहा कि कोल्डर एरियाज के अंदर लेग्स, ईयर्स, ये जो भी एक्सट्रीमिटीज हैं छोटी हो जाएंगी ताकि हीट का लॉस आप रोक सको। फिर कुछ साइंटिस्ट के नाम है, इसमें से कॉर्नेल, मैकआर्थर और गोज, ये तीनों नाम कहाँ है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन में, कॉम्पिटिशन में। गोज ने दिया था, गोज का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गैलापागोस पे थे, आइलैंड ले लो। एबिंगडन टोटोइस था और कौन था, एबिंगडन टोटोइस था और कौन था आपके पास, गोट। दोनों लड़ाई किसके लिए कर रहे थे, खाने के लिए, रिसोर्स, फूड के लिए। और ब्राउजिंग एफिशिएंसी किसकी अच्छी थी, गोट की। एलिमिनेट कौन हुआ था, टोटोइस। तो वो यही कहते थे कि अगर लिमिटेड रिसोर्स में लड़ाई चलेगी तो जो सुपीरियर वाला होगा वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगा। वो गोस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। ये पूछा यही जाता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होनी चाहिए, वो सेम रिसोर्स के लिए अगर लड़ाई करेगी तो वो इनडेफिनेटली एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, इंफीरियर वाली को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। मैकआर्थर का थोड़ा उल्टा मानना था। मैकआर्थर का वॉबलर्स वाला एक्सपेरिमेंट था, जो बर्ड्स थी अलग अलग। उन्होंने कहा यार 5 अलग अलग तरीके की बर्ड्स हैं, क्लोजली रिलेटेड है, सेम ट्री पे डिपेंडेंट है, पर ये अपना फोरेजिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके, या तो टाइम चेंज कर लो या अलग अलग ब्रांच पकड़ लो, ये मिलजुल कर रहती हैं। अगर एक ही रिसोर्स के लिए लड़ती तो किसी ना किसी को मरना पड़ता। तो इन्होंने अपने रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर ली ताकि ये कोएग्जिस्ट कर सके। तो ये गोल्स की उल्टा बात करते थे, कहते थे कोएग्जिस्टेंस हो सकता है, आप सेम कंपीटिंग स्पीशीज सिमिलर रिसोर्स के लिए भी मिलजुल कर रह सकती हैं। इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपनी 5 अलग अलग स्पीशीज वॉबलर्स की ली थी, उन पे किया था। ठीक है। और स्कॉटलैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बार्निकल्स पे, जो कॉर्नेल ने किया था। इसको बोलते हैं कॉर्नेल का फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेल ने क्या देखा था कि बार्निकल्स आपको पता है क्या होता है, वेल के पीछे रह रहे, कॉमन सेल इसमें भी पढ़ते हो। तो दो थे, एक बैलेनस था, एक कैथामेलिस था। अब बैलेनस वाला सुपीरियर था, कैथामेलिस वाला इंफीरियर था। तो बैलेनस की वजह से कैथामेलिस वाला बहुत अच्छे से वहां पे ग्रो नहीं कर पाता था। ये कह रहे थे कि अगर वहां से, उस एरिया से जहां पर ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, अगर आप सुपीरियर स्पीशीज को हटा लो, जैसे आपकी एक रैंकर से लड़ाई हो रही है ना, आप 650 नंबर लाते हो, वो 655 लाते हैं, बस थोड़ा सा आपसे ज्यादा रह रहा है, आपको हमेशा उसका डर बना रहता है, वो ज्यादा ले आएगा, वो ज्यादा ले आएगा, आप डर के मारे नंबर आपके कम हो जाते हैं। अगर उसको वहां से हटा दिया जाए तो फिर आप राजा बन जाओगे ना। फिर आप एकदम फैल के चोड़ के बात करोगे एकदम कि सबसे ज्यादा मेरी नंबर है, और नंबर बढ़ा लोगे, आपसे ऊपर कोई है नहीं। गुंडागर्दी में भी ऐसे चलता है, बड़ा डॉन जब तक है तो छोटा डॉन थोड़ा दबा रहेगा, वो हट गया तो फिर दूसरा फैल जाएगा। तो हमेशा अगर आपका सुपीरियर वाला हटा लिया जाए तो इंफीरियर फिर खूब फैलता है, खूब ग्रो करता है, क्योंकि उसको किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना। तो वहां से जब बैलेनस हटाए गए थे, कैथामेलिस खूब ग्रो किए थे। तो उसको बोलते कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कॉर्नेल के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कॉम्पिटिटिव रिलीज आता है, जो बार्निकल पे हुआ था। जब हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट मे की, तो ये आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, जहां पर हमको पता है कि मोर देन 1.7 मिलियन स्पीशीज है। अब क्योंकि हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे, हमें लग रहा था बहुत सारी स्पीशीज तो अभी तक ढूंढी भी नहीं गई है, तो साइंटिस्ट उसको एक्स्ट्रापोलेट करके 20 मिलियन तक लेके जा रहे थे। मान नहीं पा रहे हम ये बात, 20 मिलियन कैसे मान ले। तो इन्होंने थोड़ा एक साउंड एस्टिमेट दिया था कि नहीं 7 मिलियन पे आ जाओ। थोड़ा साउंड एस्टिमेट की कितनी स्पीशीज है, 7 मिलियन रॉबर्ट मे ने दिया था। ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज करने का काम एडवर्ड विल्सन का, ये भी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आता है, एडवर्ड विल्सन का। ठीक है। हैकल ने इकोलॉजी टर्म दी थी, हैकल ने इकोलॉजी टर्म दी थी। फादर ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजीज, रामदेव मिश्रा। स्वामीनाथन का नाम वैसे तो स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन में आता है, पर क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी में भी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन हमें याद होना चाहिए।
ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी रिवाइज करवाया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कर्व था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। दो साइंटिस्ट के और नाम आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, इनका डेविड टिलमैन जो ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और पोल एलरिच जिन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। डेविड टिलमैन ने मतलब बाहर के फील्ड्स पर इतना काम किया है और उन्होंने बस इतना बताया था कि अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो वो जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसमें आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखेगी, ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें रेजिलियंस ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ज्यादा फायदा, ये डेविड टिलमैन ने बताया था कि उतना पुख्ता उतनी स्ट्रांग होगी वो कम्युनिटी। पोल एलरिच ने इस बात को एक्सप्लेन करना चाहा कि जब आप ऐसा सोचते हो कि इतनी सारी चींटियां हैं, इतनी सारी बर्ड्स हैं, 5-6 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो भी गई तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। जब आपको ये बात समझ में नहीं आती तो इसको समझाने के लिए इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जिसमें इन्होंने क्या बोला, रिवेट मतलब स्क्रूज जो कीले नहीं होते जिससे आप चीजों को फिक्स करते हो, स्क्रूज जिनको हम कहते हैं। तो इन्होंने कहा एक एयरप्लेन है, उसको आप अपना इकोसिस्टम समझो, और ये जो रिवेट्स हैं वो उसकी स्पीशीज हैं जो उस इकोसिस्टम में है। अब मैं एक एक करके इन स्क्रूज को ढीला करना शुरू कर रहा हूँ, पहले कुर्सियों के स्क्रू को ढीला कर रहा हूँ, है ना, टेबल्स, खिड़कियां, क्या होगा आपको इवेंचुअली नहीं कुछ भी फील होगा कि एयरप्लेन अभी भी चल रहा है, बढ़िया अच्छी फ्लाइट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब इवेंचुअली ये स्क्रूज खत्म हो जाएंगे तो अब कौन एलिमिनेट होगा, अब मुझे विंग्स के पास जाना पड़ेगा, और जैसे विंग्स के स्क्रूज हिलने लगेंगे तो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा और आपका ये इकोसिस्टम रन नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने एयरप्लेन को इकोसिस्टम और स्क्रूज को, रिवेट्स को स्पीशीज मान के बताया था कि धीरे धीरे अगर एक्सटिंक्शन चलता रहा तो कैसे पूरा इकोसिस्टम ठप पड़ जाएगा। और ऐसा भी होता है कि अगर मैं पहले विंग्स के स्क्रूज निकालने लग जाती तो वो पहले डिसबैलेंस हो जाता। तो कुछ कीस्टोन स्पीशीज होती हैं जो पूरे इकोसिस्टम को रन भी कर रही होती हैं, वो भी उन्होंने बताया था। तो यहां पर आती है, इन्होंने, ही वाज एन इकोलॉजिस्ट, इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। इन्होंने इकोसिस्टम को, एयरप्लेन और स्पीशीज को रिवेट से कंपेयर किया था। हैकल ने टर्म इकोलॉजी दी थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हैकल ने टर्म इकोलॉजी दी थी। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया है। 10% एनर्जी लो लिंडमैन ने दिया, जो ये बोलते थे कि हर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर 10% का ही ट्रांसफर होगा, और पहले ट्रॉपिक लेवल का एनपीपी दूसरे का जीपीपी बनाएगा। याद रखना 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ईपी ओडम फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, याद रखना ये भी। हैकल ने इकोलॉजी टर्म दी, ईपी ओडम मॉडर्न इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। एरिस्टोटल तो हमें पता है सबसे पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो इन्होंने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनका नहीं है, ये तो गलत है बेटा, ये तो लीनियस का है, ये तो लीनियस का है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो है ना। एरिस्टोटल ने तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। टू किंगडम तो लीनियस ने दिया, हमें पता है। और 5 किंगडम किस ईयर में आए, 1969। तो लीनियस तो हमें पता है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी लीनियस का दिया था, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी लीनियस का दिया हुआ है। ये दोनों बुक, सिस्टमा नेचुरा, स्पीशीज प्लांटेरियम, उनकी लिखी हुई है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया। लीनियस तो राजा थे, द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में लीनियस ही सब कुछ थे। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस, सिस्टमा नेचुरा लीनियस, स्पीशीज प्लांटेरियम लीनियस, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर का दिया हुआ है, बट आर्टिफिशियल लीनियस। एरिस्टोटल में याद रखना पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। अर्नस्ट मेयर पता डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए, पर इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, और ऐसे रिपीटेड पीवाईक्यूज दिख जाते हैं। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, तो मतलब डार्विन जितने बड़े, तो बोलते डार्विन 20th सेंचुरी में डार्विन कौन थे, अर्नस्ट मेयर थे। अच्छा, एक और चीज जो आप बायोजेनेटिक लॉ पढ़ते हो, ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी, है ना, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में, एवोल्यूशन में, कि जो भी एडल्ट है वो मतलब अपने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अपने एंसेस्ट्रल एडल्ट्स के कैरेक्टर्स को शो करेगा। वो किसने दिया था, तो वो आपको अर्नस्ट मेयर ने दिया था या अर्नस्ट हैकल ने दिया था। यहां पर मैंने बच्चों को अक्सर कंफ्यूज होते देखा है। और फिर उसको किसने रिजेक्ट किया था, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने उसको रिजेक्ट किया था, वहां पर भी साइंटिस्ट का नाम आता है। और वो दिया किसने था, अब वहां पर हैकल आते हैं या वहां पर मेयर आते हैं, वो हैकल ने दिया था बेटा। उसको रिजेक्ट कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने किया था, पर वो हैकल ने दिया था। मैं दो चीजें आपके लिए लिख देती हूँ, देखो दोनों का नाम क्योंकि अर्नस्ट है ना, एक अर्नस्ट हैकल हो गए और एक अर्नस्ट मेयर हो गए, ठीक है। मेयर के बारे में एक तो ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जो आपने पढ़ा, और दूसरा क्या आ जाएगा, एक तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जो आपने पढ़ा, और दूसरा क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। ये दोनों डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये दोनों क्वेश्चन में मिल जाते हैं कि अच्छा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज भी इन्होंने दिया। हैकल के बारे में क्या क्या याद रखोगे, एक तो टर्म इकोलॉजी इनकी दी हुई है,
ठीक है। और ये जो बायोलोजेनी रिकैपिचुलेट ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में पढ़ते हैं, तो वो जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है एवोल्यूशन का, वो भी इन्होंने दिया था, जिसको कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने रिजेक्ट किया था। तो ये भी साइंटिस्ट हमने रिवाइज कर लिए। बेंथम हुकर नेचुरल बनाएंगे, लिनियस आर्टिफिशियल बनाएंगे। रामचंद्रन बस इतना याद रखना है, प्लॉट बनाया था प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के स्टडी करने के लिए, उनके कंफर्मेशन के लिए। ये भी इनिशियली जो साइंटिस्ट का नाम दिया होता है वहां पर है, और ये पीवाईक्यू में पूछा गया, इसलिए याद रखना है। एंटन वैन ल्यूमेनहुक, पहला लिविंग सेल की डिस्कवरी, डेड सेल की डिस्कवरी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन, पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन वैन ल्यूमेनहुक। ठीक है। फिर फ्लेमिंग आए, फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस को स्टेन किया था और टर्म दिया था डीएनए को क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन टर्म है वो फ्लेमिंग का है। नीशर ने डीएनए की डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियन टर्म, उन्होंने न्यूक्लियन टर्म यूज किया था, है ना। और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि क्रोमेटिन टर्म दिया था, बेसिक डाई से इन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन किया था, ये फ्लेमिंग है। ये सेल वाले चैप्टर में आएंगे हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग किससे हो रही है? जेनस ग्रीन, वो भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आगे आओ, फिर एक साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सैक, ये कहाँ है? फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, क्लोरोफिल के बारे में बताया। अच्छा, ये पिगमेंट है, जहां ये पिगमेंट है फिर फूड बनेगा, फिर वो फूड कहाँ स्टोर होगा? क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज कहाँ स्टोर हो रहा है, ये सारी चीजें, ग्लूकोज का प्रोडक्शन का एविडेंस देना जूलियस वॉन सैक ने दिया। एंगलमैन तो हमने देखा है, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम, रेड और ब्लू लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। क्लैडोफोरा उन्होंने मटेरियल यूज किया था, तो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाना और ये बताना कि रेड और ब्लू लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस है, ये एंगलमैन का काम था। कॉर्नेलियस वैन नील, जिन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया और ये बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन क्रोमोसुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड वो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, और उस ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से ऑक्सीजन आ रही है, जो जहां पर उन्होंने बताया था कि इट्स नॉट CO2, इट इज वाटर। मेल्विन केल्विन ने किसकी डिस्कवरी करी? केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। C3 साइकिल में 3 वर्ड इसीलिए आया क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 पाथवे को, जैसे इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, वैसे C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी करी, और उसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का है, वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। फिर आपको याद है ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं, ETS पाथवे नहीं, EMP, इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि गस्टव एम्पटन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस, तो यहां से E लिया गया, यहां से M लिया गया, यहां से P लिया गया, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है, 3 साइंटिस्ट ने दिया था EMP पाथवे। फिर आपके डार्विन, दोनों डार्विन, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, पापा बेटे, किसकी डिस्कवरी करी है? ऑक्सिन की डिस्कवरी करी है। किस पे देख रहे थे? कैनरी ग्रास की टिप की मूवमेंट फोटोपीरियोडिज्म की वजह से, है ना, बेंडिंग को उन्होंने देखा था, और यहाँ पे डिस्कवरी करी थी ऑक्सिन की चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। उसी ऑक्सिन में, ऑक्सिन को आइसोलेट करना ओट सीडलिंग की टिप से, वो FW वेंच ने किया था, और कहते हैं ना ऑक्सिन इज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, तो ये तीनों बातें याद रखनी है। FW वेंट को अगर आप मैच करने में आएगा तो इन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया। डिस्कवरी में किसका नाम दोगे? चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, वहां कैनरी ग्रास लिखा हुआ है या ओट सीडलिंग लिखा हुआ है? 5 हार्मोन है, 5 साइंटिस्ट है, ऑक्सिन का नाम याद हो गया, एक चार्ल्स डार्विन, एक फ्रांसिस डार्विन है, और आइसोलेशन किसने किया? वेंच ने। एक नाम आएगा कुरुसोवा, कुरुसोवा ने जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन की डिस्कवरी करी। तो वो राइस में एक डिसीज होते देख रहे थे, जिसमें राइस के रूट्स में फंगस की वजह से डिसीज था, और उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह ग्रो कर रहा है, हाइट में ग्रो कर रहा है। तो बाद में पता चला उसमें से वो जिब्रेलिन है, जिसकी वजह से इंटरनोड की लेंथ बढ़ती है, तो वहां से जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई। तो जिब्रेला फ्यूजिकुराई उस फंगस का नाम था, राइस में डिसीज हो रही थी, ठीक है, और कुरुसोवा का नाम हम याद रखेंगे। फिर एक स्पूग और मिलर आते हैं। स्पूग और मिलर दोनों को साइटोकिनिन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने पहले स्पूग और उनके कोवर्कर्स अलग रखे हुए हैं। इन्होंने देखा कि टबैको की स्टेम में इंटरनोड का सेगमेंट, ठीक है, उससे लिया हुआ कैलस तभी डिफरेंशिएट करता है जब ऑक्सिन के साथ साथ मैं कोकोनट मिल्क या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट देता हूं, तब सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट देने पर ही, सिर्फ ऑक्सिन से काम नहीं चल रहा था, कोकोनट मिल्क और ईस्ट का एक्सट्रैक्ट देने पर ही सेल डिवीजन हो रहा था। मतलब कोई तो एक अलग सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन में मदद करता है, वहां से साइटोकिनिन की डिस्कवरी हुई। इसमें सिर्फ स्पूग नहीं आते, इसमें मिलर भी आते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस यानी साइटोकिनिन को, नाम उन्होंने काइनेटिन दिया था। इसको इन्होंने आइडेंटिफाई या क्रिस्टलाइज किया था जिया मेस से, है ना, और नाम क्या दिया था? काइनेटिन, ठीक है, Z18, वैसे जिया मेस से आया था तब Z18 नाम दिया था, बट काइनेटिन यहां पर आ जाएगा। और फिर हमारे पास साइंटिस्ट आ रहे हैं H कजिन्स। कजिन्स ने किसकी डिस्कवरी करी थी? इथाइलिन की। उन्होंने कंफर्म किया था कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस, जिसकी वजह से अनराइपेंड बनानास की राइपनिंग हेस्टन हो रही है। ऑरेंजेस में से कुछ निकल रहा है जो बनानास को राइपन कर रहा है। सो दैट वाज इथाइलिन, कजिन्स ने डिस्कवरी करी थी।
लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, ये पहली बार पास्चर ने बताया था, क्योंकि इससे पहले हम थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को मान रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आई तो लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, कैसे उनको नहीं पता था, ये पता था कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस गलत है। उसको प्रूव किया बाय थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, ओपेरिन और हेल्डेन। ओपेरिन और हेल्डेन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कहां से थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ओपेरिन रशिया से थे और हेल्डेन इंग्लैंड से थे, आप ऐसे याद रखना, देखो ओ है ना, उसका ऐसे आर बना लेना। तो ओपेरिन रशिया से थे और हेल्डेन का ई लास्ट में खत्म हो रहा है ना, तो वो इंग्लैंड के थे। ये पूछते हैं बेटा, ये पूछते हैं। मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे, डार्विन इंग्लैंड से थे, ये इंग्लैंड से थे, ये रशिया से थे। और मिलर का एक्सपेरिमेंट 1953, अब तो याद होगा, हमने 3 चीजें पढ़ी थी, तो वहां पे 1953 जॉर्ज पैलेट भी आए थे, ये भी आए थे, वॉटसन क्रिक भी आए थे, तो सबका नाम आपको याद रखना है। वैसे ये मिलर का एक्सपेरिमेंट अलग है और ये मिलर अलग है। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन और वेंट ऑक्सिन में आएंगे, कुरूसोवा जिब्रेलिन के लिए आएगा, स्पूग और मिलर साइटोकाइनिन के लिए आएंगे, कजिन्स एथाइलिन के लिए आएगा, है ना। और अब सिसिक एसिड में 3 अलग साइंटिस्ट, 3 अलग नाम, साइंटिस्ट के नाम हमको दे नहीं रखे। फिर कुछ ईयर्स, जिन ईयर्स में कुछ अच्छे इवेंट हुए, साइंटिस्ट नहीं बट ईयर और इवेंट, जैसे 1891 में हमने फॉसिल की डिस्कवरी करी थी जावा में, होमो इरेक्टस की, ये ईयर नहीं पूछेंगे आपसे, आप इसको रहने दे सकते हो। क्रोमोसोम की मूवमेंट समझ 1902 में आई थी, 1900 में मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई थी। फिर क्रोमोसोम और जीन समझ में आए थे, तब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हुआ था 1902 में। फिर हमें एक सीलोकैट, है ना, ये एक ऐसी फिश हो गई जो लॉब्ड फिन फिश है, स्ट्रॉन्ग और स्टाउट फिन्स वाली फिश है, जो लैंड पर भी जा रही है, जिनको लंग फिशेस कहते हैं। तो ये एंसेस्टर है एम्फीबियन के। हमें लगा था ये एक्सटिंक्ट हो गई, बट बहुत लेटली हमें ये साउथ अफ्रीका में 1938 में मिली है, तो ये ईयर हमें याद रखना है। इंडिया में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुए 1951 में आरसीएच के अंडर, हमको याद रखने हैं 2 एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को इकोलाई में रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक मिथाइलेज, उनकी डिस्कवरी 1963 में हुई थी, ये ईयर आपसे नहीं पूछा जाएगा। एमटीपी 1971 में लीगलाइज हुआ था, ये आपसे पूछा जाएगा। एड्स का फर्स्ट केस 1981 में आया था, नहीं पूछेंगे। 1953 अलग, 1983 अलग। 1983 इली लिली कंपनी, अमेरिकन कंपनी, ह्यूमन इंसुलिन बनाया। 1990 में पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई, 4 साल की बच्ची, एडीए एंजाइम की कमी, स्किड उसको बीमारी थी, हम याद रखेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी 1990 में ही आया, जब ये पहली जीन थेरेपी हुई है, सेम टाइम पे। तो 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जो कि खत्म हुआ है 2003 में। इसका एंड कब हुआ है? 2003 में, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 1 की पूरी सीक्वेंसिंग नहीं हुई थी, उसमें 3 साल और लग गए, तो 2006 में जाके क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग खत्म हुई थी, याद रखना। 1990 से लेकर 2003 और 2006। फिर 2 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, एक 1992, एक 2002। 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, 2002 में वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट किए जाते हैं विद ईयर। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक रोजी बनी थी, ह्यूमन प्रोटीन में एनरिच्ड मिल्क बना रही थी, 2.4 ग्राम पर लीटर उसके पास ह्यूमन प्रोटीन था, और उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन भी था। बासमती के लिए अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट लिया 1997 में, ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये आप छोड़ सकते हो, इसका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। 1997 फिर भी याद रहे तो ठीक है, पर 1992 और 2002 वेरी इंपॉर्टेंट। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2003 में खत्म हुआ, 2006 में क्रोमोसोम नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। 1992 2002 जरूर याद रखना है। रोजी के बारे में ईयर आए, उसके चांस थोड़े कम है, ये आ जाएंगे। अच्छा, वो उसका मिल्क ह्यूमन प्रोटीन में एनरिच था, कितना? 2.4 ग्राम पर लीटर, और क्या था? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये ज्यादा पूछा जाएगा। तो ईयर्स भी आपने खत्म कर लिए, जितनी भी चीजें थी, कौन से ईयर से कौन से साइंटिस्ट एसोसिएटेड है। अगर कहीं ऐसे साइंटिस्ट लिखे हैं जिनका ईयर नहीं लिखा हुआ, वो भी आपने देख लिया, और कोई ईयर और इंपॉर्टेंट इवेंट लिखा हुआ है, वो भी आपने देख लिया। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे रिवाइज हो गई। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इसके सिवा आपको 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल चुके हैं ऑलरेडी। इस चैनल पे 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो पेपर प्रेडिक्ट आंसर करते हैं, जहां से सीधा सीधा पेपर आता है, वो भी मिल चुका है, तो उसको जाकर देख लो। और इसके बाद तो रिवीजन डन हो ही जाती है। तो अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, उनको भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, और इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि फाइनल रिवीजन डन, कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि हमने हैंडबुक से रिवाइज कर लिया, हमने चिंटू नोट से रिवाइज कर लिया, हमें अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, हमने वो कर लिया। फाइनली जितने डेट, साइंटिस्ट, सेल, साइज, शेप, डेटा, सब हमने रिवाइज कर लिया। तो अब आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि फाइनल रिवीजन डन, और हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। एग्जाम आप बहुत अच्छा करके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।